this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains and as you all know कि हम English के question banks को solve कर रहे हैं. We are discussing the MCQs first, that is multiple choice questions based on all the chapters and poems. तो अभी तक हम अपनी first book यानी first flight के कहां तक कर चुके हैं क्वेश्चन डिस्कस द बॉल पोएम तक. ठीक है, तो इन द प्रीवियस 2 वीडियोस हमने यहां तक सारा डिस्कशन कर लिया है. सो इफ यू गाइज हैव नॉट सीन दोज यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. नाउ वी नीड टू मूव फर्दर, यानी कि अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से सारे क्वेश्चंस. क्लियर? सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो एक्सट्रैक्ट क्या है? Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. तो एन बोलती हैं पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है. पेशेंस यानी चुपचाप सुनेगा, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा. ठीक है. I thought of this saying on one of those days. और ये सब वो कब बोल रही थी? जिस दिन वो थोड़ा लिटिल डिप्रेस्ड, थोड़ा सैड फील कर रही थी. She was sitting at home with her chin in her hands. अपने हाथ जो है ऐसे चिन पे रख के बैठी हुई थी. She was bored and listless. बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी उनमें, वो बोर हो रही थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें. यानी कभी कभी ऐसा लगता है ना कि क्या करें, मतलब वो जो एक्सप्रेशन होता है उसे कहते हैं लिस्टलेस. Wondering whether to stay in or go out. वही है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, घर में बैठे वो कि बाहर जाएं. I finally stayed where I was brooding. और वो बोलती है फाइनली मैं वहीं बैठी रही जहां पे मैं बैठी थी. एंड ब्रूडिंग यानी थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज को सोच के फिर किसी डिसीजन पे आना, उसे कहते हैं ब्रूडिंग. Yes, paper does have more patience and since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook grandly referred to as a diary. और फिर वो बोलती हैं कि हाँ पेपर में बहुत ज्यादा पेशेंस है. वो सोच रही थी इसी पॉइंट पे जो उन्होंने पहले बोली. एंड I don't want anyone, और उनका था कि वो किसी और को चाहती नहीं कि कोई भी उनकी इस डायरी को पढ़े. स्टिफ बैग नोटबुक यानी जो डायरी का कवर है बहुत ज्यादा हार्ड है. ज्यादा डायरी के कवर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, उसे कहा है स्टिफ बैग्ड. Referred to as a diary unless I should ever find a real friend. तो उन्होंने सोच लिया था जब तक मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं होगा उसके अलावा मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी ये बातें पढ़े. It probably won't make a bit of difference. तो उससे कोई मतलब भी नहीं है कि कोई डिफरेंस तो होगा नहीं कि मैं किसी को बताऊं या नहीं बताऊं. इसीलिए जब तक कोई भी कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता या मिल जाती तब तक मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये मेरी चीजें पढ़े. तो शी नेवर वांटेड कि कोई उन चीजों को पढ़े. वो इतनी क्लोज बातें थी उनकी कि वो चाहती थी सिर्फ और सिर्फ वो अपने रियल फ्रेंड को सुनाए. क्लियर? तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें जो पता होना चाहिए. पेपर में पेशेंस होता है, क्यों बोला है? क्योंकि पेपर जो है चुपचाप सुनेगा बिना रोके टोके. उसके बाद ब्रूडिंग का मतलब होता है थिंकिंग. देन लिस्टलेस का मतलब है दैट शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. एंड फाइनली स्टिफ बैग्ड इज हार्ड कवर ऑफ द डायरी. और वो क्यों नहीं, क्या चाहती थी वो कि वो किसी को भी नहीं चाहती कि कोई उनकी बातें पढ़े. क्लियर? ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन इज Paper has more patience than people. What does this imply? इसका मतलब क्या है कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है. This implies that Anne, यानी Anne का क्या सोचना था? नंबर 1, Anne believed in the power of writing more than speaking to people. उनको ऐसा लगता था कि लिखना ज्यादा बेटर होता है than speaking to people. ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई था नहीं इसीलिए वो लिख रही हैं. Then Anne felt that she could pour her heart out on paper without any hindrance. Anne का मानना था कि वो अपने pour her heart out यानी अपनी पूरी फीलिंग्स लिख सकती हैं डायरी में and without any hindrance. कोई भी रोक टोक नहीं होगी बिना ब्रेक के. वो अपनी जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक लिख सकती है. बिल्कुल, यानी पेपर उनको रोकेगा टोकेगा नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं होगा. तो इसीलिए बोला है पेपर में ज्यादा पेशेंस है. बी ऑप्शन सही लग रहा है. Had more faith in sharing her thoughts and feelings with paper. उनमें ज्यादा जो है एक फेथ था, विश्वास था, इसीलिए बोल रही पेशेंस नहीं. विश्वास और पेशेंस अलग क्वालिटीज हो गई, राइट? तो विश्वास की बात अलग है, पेशेंस की बात अलग है. Felt that she could share her feelings openly on paper. उनको लग रहा था कि पेपर में वो अपनी फीलिंग्स ओपनली लिख सकती, किसी से बात नहीं कर पाती है वो इतना ओपनली, इतने लोग हैं फिर भी. तो वो पेशेंस से रिलेटेड नहीं है, वो उनकी खुद की बात है. वो बोलती है मेरे में कुछ गड़बड़ है कि मैं ज्यादा मिंगल नहीं कर पाती हूँ. तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है जो पेशेंस से रिलेटेड है, इसीलिए सेकंड ऑप्शन को क्या करोगे? टिक करोगे. तो पहले तो समझ लो क्वेश्चन में पूछा क्या है. बात पेशेंस की हो रही है तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन चूज करोगे. जो सही ऑप्शन सारे लग रहे हैं वही नहीं होते आंसर. कई बार ऐसा होता है 4 ऑप्शन सही होते हैं, बट जो लिंक कर रहा है ऑप्शन क्वेश्चन के साथ वो आपका राइट आंसर है. तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज जो मेरे फेवरेट क्वेश्चंस बन चुके हैं, यानी कि जो क्रिएटिव इमेज वाले क्वेश्चंस हैं. पिक आउट द इमोटिकॉन. इमोटिकॉन यानी जो इमोजीज इमोशंस को बताते हैं. ठीक है, इमोशनल आइकन्स को कहते हैं इमोटिकॉन्स. which clearly brings out the meaning of listless as used in the extract. तो बड़े मैसेजेस टाइप किए हैं हमने, तो हमको इमोजीज का मतलब पता नहीं होता है, राइट? बट अब यहाँ पर आपको क्या करना है? एक्सप्रेशंस पढ़ना है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है. तो लिस्टलेस मतलब पता ही नहीं है क्या करे. ठीक है ना? शी हैड नो एनर्जी, शी वाज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, शुड आई स्टे इन और शुड आई गो आउट.
पहला वाला देखो तो ये z कब भेजते हो कि भाई मैं थक गया हूं, इधर यू से आई एम टायर्ड और यू से दैट आई एम स्लीपिंग, तो स्लीपिंग वाला मीनिंग बोल सकते हो इस इमोटिकॉन का। नेक्स्ट दिख रहा है कि वो क्या है, सैड है, दुखी है, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है दिस इज इमोटिकॉन ऑफ सैडनेस नॉट लिस्टलेस। थर्ड क्या है, थर्ड में ऐसा लग रहा है कि क्या कोई मतलब ही नहीं है तो क्या करूं मैं, ऐसा होता है ना कुछ, तो उसको कहते हैं लिस्टलेस, यानी कि पता ही नहीं है क्या करना है। और फोर्थ में क्या कर रहा है, मस्त यौन कर रहा हो, बासी ले रहा है, यानी इसको नींद आ रही है। तो बाकी के तीन क्लियरली समझ आ रहे हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही क्या है हमारा आंसर। अगर नहीं भी समझ आ रहा कि लिस्टलेस का मतलब क्या है, क्लियर, तो थर्ड ऑप्शन यानी थर्ड इमोटिकॉन जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ऑल राइट। Next is pick the option that is odd one out with reference to the meaning of patience. Patience से related कौन सा वर्ड सही नहीं है, यानी पेशेंस का मतलब होता है धीरज, संयम, जो चुपचाप बात हो, किसी में शक्ति होती है कि आपकी चुपचाप बात सुने बिना रोके टोके, हर एक चीज को कितने भी समय तक सुन सकता है, उसमें पेशेंस है, धीरज है कि वो शांति से चीजों को देखे समझे सुने, उसे कहते हैं पेशेंस। कौन सा वर्ड है इनमें से जो पेशेंस से मैच नहीं करता, तो पहला है इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब होता है लेजीनेस, तो यही से समझ आ रहा है पेशेंस और लेजीनेस का कोई मतलब नहीं है, बट बाकी ऑप्शंस भी देख लो। सेकंड है परसीवरेंस, परसीवरेंस बोलते हैं होना चाहिए सब में, यानी कि परसिस्टेंस इन डूइंग समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टी और डिले इन अचीविंग सक्सेस, यानी ठहराव, कि भले कितनी भी डिफिकल्टीज हो, भले पता नहीं है कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, फिर भी लगातार लगे रहना बिना रुके, उसे कहते हैं परसीवरेंस। और वही पेशेंस से भी रिलेटेड है, यानी कि आप जो है कितनी भी देर तक चुपचाप चीजों को देख सकते हैं, संयम है आप में, यानी आप में परसीवरेंस भी है, तो इसीलिए ये क्या है, ये तो भाई सही जा रहा है, इट इज नॉट ऑड। नेक्स्ट इज टॉलरेंस, अगर परसीवरेंस सही है तो टॉलरेंस भी सही है, कि टॉलरेट करने की पावर है आप में, वही चीज कि आप में धीरज है, परसिस्टेंस है, राइट। तो अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको ये समझ आ गया टॉलरेंस, की टॉलरेंस परसीवरेंस दोनों सेम हो गए, राइट, तो इसीलिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट है ग्रिट। अब क्या होगा ना, या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे या फिर आपको लगेगा कि भाई क्या करें, या तो आपको लगेगा इंडोलेंस है या ग्रिट है, तो आपको मतलब नहीं पता इसीलिए, राइट। तो दोनों का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मतलब भी होता है परसीवरेंस। सो नाउ यू हैव अ न्यू वर्ड इन योर डायरी कि कोई किसी में परसीवरेंस है, यानी कि ग्रिट है क्वालिटी, ठीक है। तो ग्रिट का भी मतलब ये होता है पेशेंस होना, एक स्थिरता होना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या है, बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है, लेजीनेस की बात हो रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इट विल बी द ऑड वन आउट, यानी अलग ही इंसान दिख रहा है इस पूरी भीड़ में, तो पेशेंस का मतलब लेजीनेस नहीं होता। सो ऑप्शन 1 इज द ऑड वन आउट, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज इफ द डायरी वर अ रियल फ्रेंड, अगर डायरी सच में एक रियल फ्रेंड होती किसकी, एन की, व्हाट क्वालिटीज वुड एन एक्सपेक्ट इट टू हैव, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट दीज करेक्टली। तो कौन सा ऑप्शन है या फिर कौन सी क्वालिटीज हैं जो एन जो है अपने रियल दोस्त में देखती। अभी तक हमें क्या पता है कि वो चाहती है कि कोई उनको बिना रोके टोके उनकी सारी बातें पेशेंस के साथ सुने, राइट, उनको जज ना करे। तो ये कुछ चीजें जो हमको समझ आ गई हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो हमें लगता है कि सीधे सीधे हमें हटा देना चाहिए, तो देखो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। ऑप्टिमिस्टिक, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, नॉन जजमेंटल, आउटगोइंग, एम्बिशियस। तो कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, जो आपकी हर एक बात अपने पास रखता है, सीक्रेट रखता है, आपको समझता है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट, यानी कि सबसे ज्यादा क्लोज होता है ना आपके, जिसको आप हर कोई बात बता सकते हो, आपको भरोसा है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक, गुड लिसनर, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, नॉन जजमेंटल, आउटगोइंग, एम्बिशियस में से कौन कौन से वर्ड्स आपको लगता है हो ही नहीं सकते। जो एन की एक लिस्ट है रियल फ्रेंड की, उसमें कहीं भी उसने नहीं बोला कि उसको एनर्जेटिक इंसान चाहिए, कहीं भी उसने नहीं बोला कि उसको एम्बिशियस चाहिए, एम्बिशियस यानी जिसके ड्रीम्स हो, राइट। तो जिस भी ऑप्शन में फोर्थ एनर्जेटिक और सेवेंथ एम्बिशियस है वो हटा दो, देखो आपको राइट आंसर मिलता है कि नहीं। तो 4 और 7 हटा दो, 4 फर्स्ट में है, 7 सेकंड में है, देन थर्ड में कुछ भी नहीं है, डी में 7 है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर है सी 2 3 5, क्लियर। तो एलिमिनेशन से आपको आंसर मिल गया। अभी भी डाउट है, चेक कर लेते हैं। तो 2 है गुड लिसनर, यस शी वांट्स कि कोई फ्रेंड उसका गुड लिसनर हो, राइट, क्योंकि वो अपनी बातें शेयर करना चाहती है। 3 कॉन्फिडेंट, जो अपने तक रखे बातें, तभी वो बोलती है कि जब तक रियल फ्रेंड नहीं मिलेगा ये डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। देन 5 इज नॉन जजमेंटल, जो उसको कोई भी जज ना करे उसकी बातों पर, तभी तो वो बोल रही है कि पेपर पे वो पेशेंटली लिख सकती है, पेपर में ज्यादा पेशेंस है, सॉरी, वो उसको जज नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, क्लियर। तो इसीलिए 2 3 5 क्या है, वो क्वालिटीज जो अपने रियल फ्रेंड में चाहती है। अदर देन दैट ऑप्टिमिस्टिक की बात कहीं की नहीं गई है, बट अगर हमें डाउट होता तो हम एक बार उसको रख लेते, राइट। देन गुड लिसनर तो पता ही हो गया, एनर्जेटिक की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। देन आउटगोइंग, कहीं उसने नहीं बोला कि उसको ऐसा कोई चाहिए जो बहुत बड़ा फ्रेंडली हो, बहुत अच्छे से बात करे, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। तो आपने जैसे ही एम्बिशियस और एनर्जेटिक हटा दिया, आपको अपना ऑप्शन मिल गया कि आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 3 5, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज pick out the sentence that brings out the meaning of brooding as used in the text. ऐसा नहीं बोला brooding का मतलब कहाँ मिल रहा है, एक्सट्रैक्ट में ब्रूडिंग का मतलब जो भी है वो कौन कौन से सेंटेंसेस में वैसा ही मिल रहा है। तो ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, सोचना, थिंकिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंड क्या बोल रही है, उन्होंने सोचा
फिर वो डिसीजन पे आई कि हाँ पेपर में ज्यादा पेशेंस है। क्लियर? तो वही चीज है यहाँ पे, कोई है क्या जो थिंक सोच रहा है पहले फिर वो किसी कंक्लूजन पे आ रहा है, उसी को कहेंगे ब्रूडिंग का सही यूज किया है। द मिस्टीरियस हाउस ऑन द हिल इज स्टिल ब्रूडिंग अबव द विलेज। तो हाउस सोच रहा है नहीं ना, तो ये गलत है। द पीपल एट द स्टॉक मार्केट ऑलवेज कीप ब्रूडिंग अबाउट द गेन्स। तो जो भी स्टॉक मार्केट पे लोग हैं वो हमेशा गेन्स के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, बट यहाँ पर इतना ज्यादा मीनिंग नहीं मिल रहा है कि गेन्स के बारे में सोचते रहते हैं। ब्रूडिंग मतलब सोचना किसी चीज पर फिर कंक्लूजन पे आना, तो यहाँ कंक्लूजन की बात नहीं हो रही है। He was brooding over the matter and took a long time to decide. वो जो है किसी चीज पे सोच रहा था, thinking, he was सोच विचार कर रहा था, and then उसने थोड़ा टाइम लिया डिसाइड करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम लिया डिसाइड करने के लिए। Yes, कंक्लूजन क्या है, डिसीजन ले रहा है, उसके लिए सोच रहा है, तो सी मिल रहा है ब्रूडिंग, जो कि हमने एक्सट्रैक्ट में देखा है। सस्पेंस एंड ड्रामा व ब्रूडिंग एट द साइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नहीं, यहाँ पर हमें सस्पेंस ड्रामा सोच तो न रहे, कुछ अलग बात हो रही है। यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जिसमें ब्रूडिंग का मतलब है। तो आपको ये नहीं करना है कि भाई इसमें ब्रूडिंग का मतलब क्या निकल रहा है, नहीं, आपको ये देखना है कि क्या एक्सट्रैक्ट वाला मीनिंग मुझे सेंटेंस में मिल रहा है कि नहीं। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो आपको ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट वही मीनिंग दे रहा है ब्रूडिंग का जो कि एक्सट्रैक्ट में मिला है। क्लियर? सो सी इज द करेक्ट आंसर। Next is extra practice question. Anne does not plan to let anyone else read her diary as. तो एन जो है वो प्लान कर चुकी है कि जब तक रियल फ्रेंड नहीं मिलता तब तक मैं अपनी डायरी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उनकी ऐसी बातें हैं जो वो सिर्फ किसी क्लोज इंसान को बताना चाहती है। क्लियर? सो शी इज सीक्रेटिव अबाउट हर लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव होती तो हमसे भी शेयर नहीं होती उनकी बातें, या फिर वो ऐसा कभी डायरी में भी नहीं लिखती। तो सीक्रेटिव है, ये क्वालिटी ट्रेट कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है। इट्स अबाउट हर इंटीमेट फीलिंग्स, यानी कि उनकी जो क्लोज फीलिंग्स हैं, इंटीमेट यानी उनसे क्लोजली रिलेटेड, तो उनकी जो क्लोज फीलिंग्स हैं, डीप थॉट्स हैं उनके, वो हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती किसी और को बताना। यस, क्योंकि डीप थॉट्स है तभी वो रियल फ्रेंड को सुनाना चाहती है और किसी को नहीं। शी इज अनविलिंग टू शेयर इट विद एनीवन, ऐसा नहीं है, एनीवन नहीं हो सकता, बिकॉज उन्होंने बोला है रियल फ्रेंड मिलेगा तो वो उनको बताएंगी। She wants to cherish these moments herself. No, again she has never mentioned कि वो खुश होकर ये चीजें जीना चाहती हैं, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो ये चीजें उनकी बहुत क्लोज फीलिंग्स हैं और वो उसी को बताएंगे जो रियल फ्रेंड है, इसीलिए उनका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बताता है, कन्विंस करता है हमको कि हाँ ये है वो मीनिंग जिसकी वजह से वो डायरी चाहती नहीं कि कोई और पढ़े। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए आपका राइट आंसर। डन? ऑल राइट। Next is pick the option that lists the image that most appropriate corresponds to chatterbox. Chatterbox यानी जो बहुत बकबक करता है, बातूना। ठीक है? तो जिस भी इमेज में आपको ऐसा दिख रहा है कि कोई एक है जो बहुत बातचीत करता है, उसे हम बोलेंगे चैटरबॉक्स की इमेज। तो पहला इमेज देखें तो बहुत से लोग हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत से लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सबसे कर रहा है। ठीक है? तो ये चैटरबॉक्स नहीं हो सकता। सेकंड देखें तो एक पर्सन बना है, उसके जो फेस है उस पर लिखा है ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कि बहुत सारी बातें कर रहा है। यस, ये हुआ पर्सन क्या? चैटरबॉक्स, यानी बहुत बक बक कर रहा है, ब्ला 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 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोई दो लोग हैं और आपस में जो है अपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चैटरबॉक्स है, हो सकता है सिर्फ 1 सेकंड की बात की गई हो, बॉस हो, एम्प्लॉय हो, फ्रेंड हो, राइट? तो यहाँ चैटरबॉक्स का कुछ भी नहीं दिख रहा। देन नेक्स्ट में क्या हो रहा है, स्पीच दे रहे हैं, एक पोडियम रखा है, एक माइक लगा है और वो माइक पे स्पीच दे रहे हैं, तो उसको चैटरबॉक्स नहीं कहते। यानी सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड इमेज है उसी में दिख रहा है कोई पर्सन जो बहुत बकबक कर रहा है, ब्ला 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 लिखा हुआ है, इसीलिए इमेज 2 क्या हो जाएगी, चैटरबॉक्स को दिखाने वाली सबसे अप्रोप्रिएट इमेज। क्लियर? ऑल राइट। Next extract is, Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. तो यहाँ पर वो बोलती है जो मिस्टर कीसिंग उनके मैथमेटिक्स टीचर हैं, उनको एक बार चैटरबॉक्स पे ऐसे दे चुके हैं और वो जैसे ही उनका ऐसे पढ़ते हैं उनको हंसी आ जाती है। क्यों हंसते हैं वो? क्योंकि उन्होंने क्या लिखा था कि मेरे को जो है ये कैरेक्टर्स इनहेरिटेड मिले हैं और मैं इसीलिए बातचीत रोक नहीं सकती हमेशा करने के लिए। तो ये गुड लाफ यानी ही लाफ, ठीक है, उनको भी हंसी आती है ह्यूमर पढ़कर। एंड व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, और जैसे ही नेक्स्ट लेसन में वो वापस बातचीत करना स्टार्ट करती हैं, उन्होंने उनको सेकंड ऐसे दिया। सेकंड ऐसे का क्या टॉपिक था? एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि जो रिफॉर्म नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और उन्होंने ये जो है ऐसे उस पर लिखकर उनको दे दिया और फिर अगले 2 लेसन तक इन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की। किसने? मिस्टर कीसिंग ने कुछ नहीं बोला, किसको? एन को। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, बट जैसे ही थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ, ही वुड फाइनली हैड इनफ। तब तक एन फ्रैंक ने इतनी बातचीत कर ली थी, कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, बट थर्ड लेसन तक उनका जो एक पेशेंस बार था वो ब्रेक हो गया। Anne Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. और फिर वो एन को बोलते हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बातचीत कर रही हो क्लासरूम में, तो अब एक अजीब सा इंसल्टिंग सा टॉपिक देते हैं किसको? एन को, जिसका नाम था "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. इसका मतलब ये नहीं था कि एज अ टीचर वो इंसल्ट करें, इसका मतलब कि उनको बुरा फील हो, ह्यूमिलिएटिंग फील हो, तभी तो वो चेंज होंगी। क्लियर? तो ये है पूरा एक्सट्रैक्ट। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस।
What convincing argument was made by Anne? यानी कि क्या लिखा था उन्होंने अपने आंसर में। अब ये अगर आपको चैप्टर नहीं पता then definitely you cannot answer this question। तो इसीलिए मैंने आपको सारे extract based questions कराए हैं because you should be aware of the complete chapter। तो नहीं पता अभी भी तो go and watch one shot revisions, जल्दी से आपका revision हो जाएगा। Clear? So she was talkative just like any other student in the class। ऐसा कुछ लिखा उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं। She had the right to be talkative as it was a classroom and not a prison। कहीं उन्होंने ये नहीं लिखा था कि क्लासरूम है, जेल नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। She had inherited the trait from her mother so could not stop being talkative। Yes, उन्होंने लिखा था कि ये जेनेटिक है, मेरी मॉम भी बहुत ज्यादा बातचीत करती है तो उन्हीं से मेरे में ये चीज आई है, तो मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये था जो कि उन्होंने अपने ऐसे में मेंशन किया था। Then she found it impossible to be quiet like the others as she could not change herself। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। So option number C is the correct answer, जो कि वो अपने ऐसे में as a argument mention करती हैं, जिससे कि जो मिस्टर की सिंह हैं उनको भी हंसी जाती है कि वाह क्या चीज लिखी है बच्ची ने, क्या आर्ग्यूमेंट लिखा है इस ऐसे में कि इट्स नॉट माय फॉल्ट। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज हैड अ गुड लाफ इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर की सिंह? इट मीन्स दैट ही। इसका मतलब क्या है कि ही हैड अ गुड लाफ, यानी मिस्टर की सिंह के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, वो क्यों हंसे होंगे। It means that he celebrated his ability to make and write the essay। क्या वो अपनी जो एबिलिटी थी उसको सेलिब्रेट कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। He ridiculed Anne in front of the whole class। इसका मतलब ये था क्या कि वो इंसल्ट कर रहे थे एन की पूरी क्लास के सामने? नहीं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने उसको थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी इंसल्ट कर रहे थे। He pulled up Anne for her arguments in the essay। No, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने बोला कि तुमने क्या लिख दिया एंड ऑल, क्योंकि कुछ ऐसा एन ने नहीं बताया। Then he realized the humor in it and was amused। Yes, क्योंकि उनको वो हंसी मजाक दिखा, वो एलिमेंट ऑफ ह्यूमर दिखा, तभी उनकी हंसी आ गई उनको। किसी बच्ची ने क्या पॉइंट लिखा है कि इट वाज समथिंग व्हिच वाज अ जेनेटिक कैरेक्टर, शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है द राइट आंसर, यानी शक मत करो, सच में उनको अच्छा लगा था, हंसी आ रही थी, इसीलिए वो हंसे थे उस चीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट पिक द ऑप्शन विद द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब मिस्टर की सिंह। यानी कि इस एक्सट्रैक्ट पे बस ओवरऑल चैप्टर नहीं बोला है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या चीजें दिखी हैं फिर ही तो हम बता पाएंगे जो भी उनकी क्वालिटीज हैं या जो भी है ना बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स मिस्टर की सिंह को। तो पहली बार क्या बताया कि वो हंसे, यानी वो ह्यूमर पकड़ पा रहे थे कि हाँ क्या लिखा हुआ था ऐसे में। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े टाइम तक उसको कुछ नहीं बोला एन को, बट मतलब वो टॉलरेट कर रहे थे, बट इतना भी ज्यादा टॉलरेंस लेवल नहीं था उनका और वो फिर से उसको पनिशमेंट दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या समझ आता है कि वो पहले थोड़ा हंसते हैं, यानी थोड़ा बहुत हंसे, इसके बाद तो वो स्ट्रिक्ट टीचर ही हैं, उसके बाद उन्होंने टॉपिक उसको फिर से दिया, यानी थोड़ा टॉलरेट किया, बट फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाए कि वो उसको कुछ नहीं बोलते हैं, उसको फिर से पनिशमेंट दे देते हैं। एंड फाइनली जो पनिशमेंट्स दे रहे हैं वो जो डिफरेंट ऐसे दे रहे हैं उनको, उसके टॉपिक बड़े क्या हैं, क्रिएटिव हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो हमको इस एक्सट्रैक्ट में बस पता चलती हैं। तो पहला ऑप्शन है जोवियल एंड क्रिएटिव। जोवियल यानी बड़ा फ्रेंडली, बहुत चीयरफुल, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर की सिंह थोड़ी देर के लिए हंसते हैं, बट वो है क्या, एक स्ट्रिक्ट पर्सन, ऐसा नहीं है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही हंसी मजाक करने वाले टीचर हैं। तो जोवियल की वजह से पहला ऑप्शन कट हो जाता है। अब जिसमें भी जोवियल मेंशन होगा वो सारे ऑप्शंस हटा दो, तो फर्स्ट ऑप्शन हट गया, लास्ट ऑप्शन हट गया। अब बी और सी में क्या है, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, टॉलरेंट एंड स्ट्रिक्ट। तो टॉलरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर टॉलरेंट होते यानी सहन शक्ति उनमें इतनी ज्यादा होती तो उसको वापस से नहीं पनिशमेंट देते, फिर थर्ड टाइम भी पनिशमेंट नहीं देते। तो वो जो है थोड़े टाइम के लिए टॉलरेट करते हैं, बट उसके बाद उनका जो एक सब्र का बांध है वो टूट जाता है एंड देन फाइनली वो अगेन पनिशमेंट दे देते हैं। सो डेफिनेटली टॉलरेंट इज नॉट द वन जो कि हम लिख सकते हैं। और वैसे भी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो एक दो ऑप्शंस जो हैं, यानी कि दो जो क्वालिटीज हैं जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है मिस्टर की सिंह को बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, वो सिर्फ स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव है। तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रिक्ट टीचर हैं और उनके जो डिफरेंट टॉपिक्स देने का तरीका है, जिस तरीके से उनकी पनिशमेंट थी, वो ऐसा नहीं था कि उसको खड़ा कर दिया, रेज योर हैंड्स एंड स्टैंड अप, मुर्गा वर्गा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने उसको ऐसी पनिशमेंट दी जिसकी वजह से उसकी राइटिंग स्किल्स भी क्या होंगी, इंप्रूव, एंड उसको समझ में भी आए कि बहुत ज्यादा बातचीत करती है क्लास में। तो स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव क्या हो जाएगा, द परफेक्ट आंसर जो कि डिस्क्राइब करता है मिस्टर की सिंह को बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। एंड यू कैन डेफिनेटली यूज these two words as in the character sketch or somewhere you have to describe Mr. Ki Singh. Clear? All right. Next is, why do you think Mr. Ki Singh chose the title An Incorrigible Chatterbox for Anne to write on? This was so because he expected. तो incorrigible मतलब जो चेंज ही नहीं हो सकता कभी भी, वही टॉपिक उन्होंने क्यों चूज किया? So he expected Anne to express her inability to elaborate on such a topic. ऐसा कुछ नहीं था कि वो चाहते थे, he expected कि Anne जो है वो अपनी एक inability यानी वो लिख ही नहीं पाएगी ऐसे पे, कंपटीशन नहीं चल रहा था, वो उसको रियलाइज कराना चाहते थे। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाता है, एलिमिनेट।
He expected that this would embarrass Anne and would check her in discipline. इसकी वजह से एन को बुरा लगेगा, she would feel insulting, उसको शर्म आएगी और फिर वो अपने इनडिसिप्लिन पे जो वो बातचीत करती क्लासरूम में, जो कि एक अच्छा बिहेवियर नहीं है एज अ स्टूडेंट, उस पर वो कंट्रोल करेगी. ठीक है, हाँ ये चीज बोल सकते हैं कि वो ये चाहते थे कि उसको फाइनली रियलाइज हो और वही रियलाइजेशन जो है उसको ऐसे ह्यूमिलिएट करके, यानी कि ताकि उसको बुरा लगे, उस तरीके से उसको समझाना चाहते थे. हर टू अपोलोजाइज एंड नॉट रिपीट हर टॉकेटिव बिहेवियर, ऐसा नहीं था कि वो सॉरी सुनना चाहते थे, उनको बस ये था कि वो चेंज करे अपनी इस हैबिट को. एक्सपेक्टेड एंड टू एक्सप्लोर हर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करे और अच्छा लिखे? नहीं, उनका मेन मोटिव यही था, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि उसको बुरा लगे और वो अपनी इनडिसिप्लिन की जो आदत है उसको चेक करे, यानी कि उसको चेंज करे. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए? द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. How did Anne feel when she was punished the third time by Mr. Keesing? तो ये एक्सट्रैक्ट में गिवन नहीं है, बट हमको पता है कि जब वो थर्ड टाइम जो है उसको पनिशमेंट मिली थी तो उसका लग रहा था कि अब मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा था उसमें क्या लिखे, बट उसकी फ्रेंड की एक सजेशन की वजह से उसको समझ आता है कि इसको पोएटिक फॉर्म में लिखना है. क्लियर? यानी कि शी वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज, सो शी वॉज हैप्पी एज शी हैड टू राइट 3 ऐसे. शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. हैप्पी वर्ड की वजह से आगे पढ़ो ही मत. शी एंजॉयड मेकिंग फन? नो, इट वॉज नॉट लाइक उसको मजा आ रहा था. ये फर्स्ट टाइम था जब उसको लगा कि अब मुझे उल्टा पासा पलटना पड़ेगा, यानी कि मुझे दूसरी तरीके से उनका ही मजाक उड़ाना पड़ेगा. सो इट वाज नॉट लाइक शी एंजॉयड इट. शी थॉट दैट दिस टाइम आई हैव टू स्टॉप दिस, एंड दिस. She was worried as she had run out of original ideas for her essay. Definitely, because she was not understanding or she was not able to think about more ideas. Already 2 ऐसे वो लिख चुकी थी, तो इसीलिए जब वो थर्ड सजेशन मिलता है तब वो खुश होती है अपने फ्रेंड से, जब उसको सजेशन मिलता है कि उसको पोएटिक फॉर्म में लिखना चाहिए. तो yes, she was worried. She was thrilled at another, not at all. This was not an opportunity for her. So इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है जो डायरेक्टली आपका सही आंसर है, बाकी तो खुद ही खुद एलिमिनेट हो रहे हैं. तो इसीलिए आप क्या लिखोगे? ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द पोएम अमांडा. तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं, बड़े इजी क्वेश्चन थे अगर आपको मीनिंग पता है एक्सट्रैक्ट्स के. क्लियर? Now I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. क्योंकि ये पैरेंथीसिस में लिखा है तो ये अमांडा सोच रही हैं, राइट? अब इस पोएम में अमांडा कौन से पैराग्राफ की बात हो रही है कि जब वो ये सोच रही हैं, जब उनकी मॉम ने बोला ना कि तुमने रूम क्लीन किया नहीं किया, शूज को क्लीन किया नहीं किया, ऐसी वाली बात, तब वो सोच रही हैं कि मैं एक ऑर्फन हूँ, यानी मेरे पेरेंट्स नहीं है, यानी कोई नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ. रोमिंग द स्ट्रीट, मैं मस्त अकेले घूम रही हूँ. कहाँ? स्ट्रीट पे, क्योंकि कोई नहीं है तो फ्रीडम है उनके लिए, तो वो स्ट्रीट पे बढ़िया अपनी मजे से घूम रही हैं. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, यानी कि उनकी जो फीट है उसमें उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, शूज की बात की गई है ना उनकी मॉम के थ्रू या जो भी स्पीकर है उनके थ्रू. बेयर फीट क्यों बोला है? क्योंकि वो बिना शूज के हैं. और हश्ड मतलब साइलेंट, तो यहाँ पर हश्ड वर्ड जो है वो यूज नहीं करते हम फीट के साथ, बट यहाँ पे ये समझाने के लिए कि साइलेंस है, बिल्कुल कुछ भी शोर शराबा नहीं है, वही चाहिए किसको? अमांडा को. पैटर्न सॉफ्ट डस्ट का मतलब जो, क्योंकि वो बिना पैर के डस्ट पे चल रही हैं, तो सॉफ्ट यानी कि जिसमें पैर जो है वो नीचे धस जाते हैं. आप जैसे खड़े होते हो या कुछ भी लिखते हो तो वो एक पैटर्न बन जाता है, बीच वगैरह के इधर पे जैसे आप बनाते हैं. और पैटर्न का मतलब है किसी चीज को बनाना, एक नया पैटर्न या नया डिजाइन बनाना. क्लियर? या कुछ बनाने की बात हो रही है पैटर्न से. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और वो इतना ज्यादा, उनको वो शांति जो है वो इतनी पसंद है, वो फ्रीडम इतना ज्यादा पसंद है कि क्या है उनके लिए? साइलेंस उनके लिए गोल्डन है और फ्रीडम उनके लिए क्या है? स्वीट है. क्लियर? तो ये है पूरा ओवरऑल मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा. चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सो द टोन ऑफ द गिवन लाइन इज, यानी कि इसमें जब बात हो रही है तो इसमें टोन कैसी है, किस इमोशन के साथ जो भी स्पीकर यानी अमांडा बात कर रही है. इज शी बीइंग एनालिटिकल, वो एनालिसिस कर रही है क्या? नहीं, वो बच्ची है, वो एनालिसिस नहीं कर रही है, वो सोच रही है, एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच गई है. डिस्पेयरिंग यानी शोइंग द लॉस ऑफ ऑल होप, नो, In fact, she is creating her own life, creating her own world. और वहां पर वो hopeless नहीं बल्कि completely full of hope है. She is being hopeful. Peaceful, yes, यानी कि शांति है. बात भी तो की गई है silence और freedom की. तो peaceful is the tone. And nervous, not at all. She is not at all nervous. She is only thinking about her own world. तो peaceful क्या है? The perfect answer. Done? All right. Next is read the statements A and B given below and choose the option that correctly evaluates these statements. यानी कि कौन सा statement true है, false है, cannot be inferred. वही चल रहा है बस evaluation में, ठीक है? तो A है the figure I यानी अमांडा imagines a less than realistic view of being an orphan. कि अमांडा जो है वो जो इमेजिन कर रही है ना, और रियल में जो ऑर्फन लाइफ होती है उससे बहुत ही कम रियलिस्टिक व्यू वो इमेजिन कर रही है. बिल्कुल ऑर्फन का मतलब ये नहीं होता बड़ी खुशी होती है, अकेले होते हैं, नहीं. सिर्फ अमांडा के लिए ऑर्फन का मतलब कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, बल्कि ऑर्फन का मतलब क्या होता है? समवन हु हैज नो पेरेंट्स. बहुत ज्यादा सैड लाइफ होती है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे वो जो सोच रही है ऑर्फन का मतलब
वो बहुत ही छोटा सा मीनिंग है उनके लिए और बिल्कुल भी रियलिस्टिक मीनिंग से पास नहीं है, बहुत कम रियलिस्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, इट्स ट्रू। स्टेटमेंट बी, द फिगर आई दैट इज अमांडा डज नॉट लाइक द स्पीकर। तो ये हम बात बोल नहीं सकते, बिल्कुल उनको उनकी बातें पसंद नहीं आ रही, बट एज अ पर्सन वो उनको पसंद करती कि नहीं, या यू नो शी डज नॉट लाइक दैट और शी लाइक्स दैट पर्सन, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सो दिस कैन नॉट बी इन्फर्ड। तो अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचना है कि हाँ उसको ये सब चीजें सोच रही है तो स्पीकर पसंद नहीं होगी, नहीं, उसको स्पीकर की इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है, क्लियर। तो इसीलिए जो बी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट ए डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पर जो भी ऑप्शन ए ट्रू, बी कैन नॉट बी इन्फर्ड बोलेगा वो हम देख लेते हैं। बी फॉल्स बोला है, बी कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड, यस बी इज द राइट आंसर, मिल गया आपको कि ए इज ट्रू, बी कैन नॉट बी क्लियरली इन्फर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज द गोल्डन साइलेंस इज कॉन्ट्रास्टेड विथ। साइलेंस को कॉन्ट्रास्ट किससे किया गया है? chaos ऑफ द स्ट्रीट, कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड, स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम, हश्ड बेयर फीट। तो यहां पर गोल्डन साइलेंस जो है वो किसका आंसर है? जैसे हश्ड बेयर फीट किसका आंसर है? शूज वगैरह क्लीन किए कि नहीं किए, राइट। तो यहां पर गोल्डन साइलेंस किसका है? कॉन्ट्रास्ट, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट chaos ऑफ द स्ट्रीट, उसकी वजह से नहीं सोच रही वो, बल्कि chaos तो है ही नहीं, शांति है उनके लिए स्ट्रीट में। देन स्वीटनेस ऑफ फ्रीडम भी अमांडा का है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है। देन हश्ड बेयर फीट भी अमांडा का सोचना है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, किसके ऑपोजिट उन्होंने ये सब सोचा, कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव। तो बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो पढ़ लेना कि कॉन्ट्रास्ट पूछा है कि सेम पूछा है, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रीड। क्वेश्चन पढ़ो, एलिमिनेशन फॉलो करो, देन यू विल गेट योर आंसर, क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द यूसेज ऑफ वर्ड पैटर्न एज इन द एक्सट्रैक्ट। यानी हर जगह पैटर्न का मतलब सही है, बट जो एक्सट्रैक्ट में पैटर्न है, यानी कुछ बना रही है अमांडा, क्या बना रही है? अपने पैरों से रेत में, सॉफ्ट डस्ट में कुछ ना कुछ डिजाइन्स बना रही है, अपने पैरों के छाप छोड़ के जा रही है, उसे कहा गया है पैटर्न। तो यहाँ पे वही मीनिंग किस स्टेटमेंट में दिख रहा है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। सो दैट इज अ लवली पैटर्न फॉर अ वॉलपेपर, यानी कि एक डिजाइन ऑलरेडी बनी हुई है, वो वॉलपेपर के लिए डिजाइन अच्छा है, तो यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। ही डिसाइडेड टू वेयर अ पैटर्न शर्ट टू द पार्टी। एक शर्ट है जिसमें डिफरेंट पैटर्न्स बने, डिजाइन बने, और उसने वो शर्ट पहनने का डिसाइड किया। तो अभी भी कुछ ऐसे बनाने की बात नहीं की गई। पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ पैटर्न मेकिंग। पोएट्री से क्या होता है, एक पैटर्न बनता जाता है और उसी से हम पोएट्री कहते हैं, तो बनता जाता है, ऐसा कुछ नहीं बात हुई कि यहाँ पे बना रहे हैं। शी पैटर्न हर हेयर आफ्टर अ फेवरेट सेलिब्रिटी। उसकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी है, उस हिसाब से उसने अपने बाल जो है वो पैटर्न किए, यानी बनाए, डिजाइन किए। तो वहां पे भी बनाने की बात हो रही थी एक्सट्रैक्ट में, और सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट में बात हो रही है कि वो बना रही है वैसे पैटर्न, यानी वैसे बाल। तो इसीलिए डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जहां पैटर्न का मीनिंग सेम है एज इन द एक्सट्रैक्ट, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑप्शन कंप्लीट्स द पॉपुलर एडेज गिवन बिलो। एडेज का मतलब क्या होता है? अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, यानी कि जो कहावतें होती है ना कि हाँ ऐसा कहा गया है, उसे कहते हैं एडेज। तो डैश साइलेंस इज गोल्ड, यानी साइलेंस गोल्ड है। तो इसके पहले कुछ है जो कि और कुछ बताया गया है। अब अगर आपको नहीं पता कि आपने ये कभी सुना ही नहीं है कि साइलेंस इज गोल्डन वाला कुछ प्रोवर्ब या एडेज, तो भी आप कर लोगे ये क्वेश्चन। कैसे? साइलेंस इज गोल्डन को ध्यान रखो, यानी कि साइलेंस की जगह कोई वर्ड और गोल्ड की जगह कोई मिलता जुलता वर्ड मिल जाएगा आपको, दैट इज योर आंसर। सो लेट्स सी, प्रेशियस आर वर्ड्स फॉर, तो यहां पर साइलेंस और गोल्डन से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं, तो ए नहीं हो सकता आंसर। स्पीच इज सिल्वर, देखो साइलेंस स्पीच दोनों ही बोलने चुप रहने वाली बात, सिल्वर गोल्ड दोनों ही मटेरियल की बात। तो यस बी क्या हो गया आपका राइट आंसर, जिसे हम कहते हैं अगर स्पीच सिल्वर है, बातचीत करना अगर सिल्वर है, तो उससे भी ज्यादा वैल्यूबल क्या है? साइलेंट रखना, रहना, यानी कि शांति जो होती है वो क्या है? सोना है। तो साइलेंस इज गोल्डन इज समथिंग व्हिच इज मैचिंग विद स्पीच इज सिल्वर, इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर। बाकी में भी देखो सिल्वर इज द टंग लिखा है, हमें पहले क्या चाहिए? साइलेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे टंग और फिर सिल्वर होता तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। आइडियाज में भी प्रेशियस, बट यहाँ पे तो कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द लिटरेरी डिवाइसेस, वेयर द मॉडिफायर और एपिथेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नाउन इट इज मेंट टू डिस्क्राइब टू अनदर नाउन इन द सेंटेंस। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जो है एक क्वालिटी को, मॉडिफायर को या एपिथेट को, जो कि हम हमेशा नाउन के साथ यूज करते हैं, उसे हम किसी और चीज के साथ यूज कर लेते हैं जहां पे वो मेंट भी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, जो बोला गया है ना हश्ड फीट, अब एक बात बताओ, पैर जो है वो साइलेंट है, ऐसा कभी वर्ड यूज करते हैं कि हम नहीं, हम यूज करते हैं बेयर फीट, बट हश्ड को हम कभी भी फीट के साथ यूज नहीं करते, बट यहाँ हश्ड फीट यूज हुआ है, उसी को क्या कहते हो? ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्लियर? सो बेस्ड ऑन द गिवन डेफिनेशन चूज द ओपिनियन दैट लिस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द पोएटिक डिवाइसेस, इफ यू हैव ऑलरेडी सीन द वन शॉट रिवीजन ऑफ दिस पोएम, देन डेफिनेटली आपको ये इजीली क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है वो, तो फिर दिक्कत होगी, फिर सोच में पड़ जाओगे। तो यहाँ पे बोला है कौन सा एग्जाम्पल है जो ट्रांसफर्ड एपिथेट को बहुत अच्छे से समझाता है? सॉफ्ट डस्ट। तो डस्ट के साथ हम
वर्ड सॉफ्ट यूज करते ही हैं, ऐसा नहीं हमने ट्रांसफर किया है, तो ए कैन नॉट बी द ऑप्शन। हश्ड फीट, डेफिनेटली हश्ड का मतलब यहाँ पर बेयर फीट से है, बट हम क्या बोल रहे हैं, हश्ड फीट, तो हश्ड वर्ड यूज करा यानी साइलेंट, शांति, और हम पैर को कभी शांत नहीं बोलते हैं, राइट, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट यहाँ यूज किया गया है, दैट इज ट्रांसफर्ड वर्ड, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट हश्ड फीट में दिख रहा है। फ्रीडम इज स्वीट, बोल सकते हैं फ्रीडम मीठी है, स्वीट है, देन साइलेंस इज गोल्डन, ओके, ये तो ऑलरेडी बोला जाता है, तो यहाँ ट्रांसफर क्या किया गया है, हर्ष्ड को, सो इसीलिए हर्ष्ड फीट क्या है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल। क्लियर, ऑल राइट। Next is which image corresponds to what Amanda is doing in this extract? Amanda इस extract में क्या कर रही हैं, सोच रही हैं, तो कौन सा इमेज है जो कि बता रहा है, तो पहला क्या है, कुछ ऐसे बल्ब देख के खुश हो रहे हैं, तो यहाँ सोचने की बात नहीं हो रही। सेकंड में यस ये पर्सन सोच रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। थर्ड में कंफ्यूज्ड है, क्या करूं, क्वेश्चन मार्क है। एंड फोर्थ में वो कुछ लिख रहा है, कुछ ऐसे सोच रहा है कुछ लिखते हुए। तो अमांडा क्या कर रही है, वो कुछ भी लिख नहीं रही है, वो चुपचाप बैठ के अपने वर्ल्ड में इमेजिनेशन कर रही है, सोच रही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, आपकी वो इमेज जो कि अमांडा को यहाँ पर सिग्निफाई कर रही है, तो इसीलिए बी दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखनी है आपको, ऐसा कभी कभी हो सकता है ऑप्शन 2 फोर्थ में लिख दें, तो सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना कि यहाँ पे 2 कहाँ है, यू नो, जैसे ऑप्शन इमेज 2 अगर आपकी क्लियर है तो आप बी को लगा दो, नहीं, पढ़ लेना कि ऑप्शन 2 कहाँ पे दिया है। क्लियर, तो ये गलती मत करना जल्दीबाजी में। नेक्स्ट है द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे स्पीकर की लाइंस है, पैरेंथेसिस में मेंशन नहीं है, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, नेल्स मत खाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, झुक के मत बैठो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, प्रॉपर पोस्चर में बैठो, स्ट्रेट बैठो, ऐसे झुककर मत बैठो, बेंड मत बनाओ अपने यू नो बैक का, एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो ये है छोटा सा एक्सट्रैक्ट। चलो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। द पर्पस ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, क्या बोलना चाह रही है स्पीकर इसमें, show the speaker's power over the listener, make the listener a better human being, advise the listener as an elder, improve the listener's posture and habits। तो डायरेक्ट आंसर है, पोस्चर और हैबिट की बात हो रही है, नेल्स मत खाओ, स्ट्रेट बैठो, हंच मत करो शोल्डर्स। क्लियर, तो इसीलिए डी क्या हो जाना चाहिए आपका राइट आंसर, वेरी इजी। Next is pick the option that lists the image which correctly corresponds to the speaker's mood in the extract। यहाँ स्पीकर का मूड क्या है, पहला दिया है डरे हुए, शॉक्ड सा एक्सप्रेशन है, राइट, इमोटिकॉन को देख के क्या लग रहा है, मुंह खुला का खुला है, यानी कि ये पर्सन डर गया है या शॉक्ड है। स्पीकर शॉक्ड है क्या, नहीं, तो ए तो कैंसिल हो गया। सेकंड है वो सोच रहा है कुछ, है क्या करूं, तो वो होता है ये वाला इमोटिकॉन, यानी कि कंफ्यूज्ड है, कुछ सोच में डूबा है, तो ये तो है नहीं बिल्कुल। थर्ड में क्या है, गुस्से में, तो डेफिनेटली स्पीकर गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट है, तभी तो बोल रही है कि ऐसे मत बैठो, ये मत करो, नेल्स मत खाओ। तो थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल स्पीकर का जो मूड है वो सिग्निफाई कर रहा है। फोर्थ क्या है, कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो बहुत खुश है, स्माइल दिख गई आपको, थोड़ा सा ऐसे शाय टाइप का कुछ है, तो हम फोर्थ को तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो तीनों हट गए, बचा क्या, सिर्फ थर्ड, और वो सिग्निफाई भी कर रहा है वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, जो कि स्पीकर का यहाँ पे दिख रहा है गुस्सा, तो थर्ड क्या हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। एलिट्रेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड एग्जांपल्स ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस। तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं एलिट्रेशन का एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कंटिन्यूसली फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है सेम साउंड क्लोजली वर्ड्स में रिपीट हो, उसे कहते हैं एलिट्रेशन, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर डज नॉट बोला है, इस चीज को ध्यान में रखना, यस नहीं बोला है। तो पहला है द मून एंड द शिमरिंग स्टार्स वॉच्ड ओवर अस, तो यहाँ पे द का साउंड हो रहा है द में, बाकी मून एंड शिमरिंग स्टार्स में एस हो रहा है कहीं कहीं बस, बट यहाँ शिमरिंग है और यहाँ पे क्या है स्टार्स, स वाला साउंड है, तो ये भी सेम नहीं हुआ, यानी यहाँ पे नहीं दिख रहा हमको एलिट्रेशन, तो आंसर तो ये होना चाहिए। चलो बाकी देख लो। विद दैट चार्मिंग चैट कैथरीन चूज कंफर्ट, तो देखो च साउंड जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, चार्मिंग चैट, कैथरीन को रहने दो क हो रहा है, चूज च, कंफर्ट में क है, चलो तो च साउंड जो है वो 3 में हो रहा है, चार्मिंग चैट चूज, तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। नेक्स्ट, अवे रैन द पैथेटिक पूछ पाउटिंग लाइक अ प्रिंसेस, प साउंड हो रहा है रिपीट, तो इसलिए ये भी हो गया एलिट्रेशन। डी वाज ड्राइविंग डाउन डे आफ्टर डे, तो ड साउंड रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग में ही है सारे वर्ड्स के, तो इसीलिए सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें एलिट्रेशन नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। क्लियर, सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा राइट आंसर, विच डज नॉट हैज एलिट्रेशन। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ अमांडा एट द एंड ऑफ ईच लाइन रिफ्लेक्ट, बार बार वो अमांडा अमांडा क्यों चिल्ला रही है, एक बार बोल देना
तो उन्होंने बार बार क्यों बोला है विद एक्सक्लेमेशन? तो इसका मतलब है इट डिस्क्राइब्स हु द स्पीकर इज टॉकिंग टू। नहीं, वो तो एक बार भी बोलती तो भी समझ जाता कि स्पीकर अमांडा से बात कर रही है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट है। इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ द लिसनर। हो सकता है कि वो ये बोलना चाह रही हैं कि लिसनर जो है वो एब्सेंट माइंडेड है, यानी वो समझ नहीं रही है, कुछ सुन ही नहीं रही है। तो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं ये ऑप्शन शायद सही हो। इट शोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द स्पीकर, जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन भरा पड़ा है स्पीकर में, वो दिख रहा है। हाँ, तो ऑप्शन सी क्या है, ज्यादा बेटर है कि वो गुस्से में है, इसीलिए वो बार बार अमांडा बोल रही है। इट हेल्प्स क्रिएट अ राइम स्कीम, ऐसा कुछ नहीं है, राइम स्कीम के लिए नहीं स्पेसिफिकली यूज किया, बल्कि राइम स्कीम तो बन ही नहीं रही, सेम हो गया अमांडा, राइम स्कीम हुई का, क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, कि स्पीकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, और इसीलिए वो बार बार अमांडा अमांडा चिल्ला रही है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट फिट्स द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए गए हैं, क्या करना है, तो लिटरेरी डिवाइस होगा या पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर सिनोनिम एंटोनिम। क्या दिया है, स्लाउचिंग स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब एक बेंड पोस्चर, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट, तो ऑपोजिट है, ठीक है? तो कोई दो वर्ड ऐसे यूज करने जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो। पहला दिया है ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट, तो ये तो सेम ही हो गए, राइट? नेक्स्ट है लेजी अजाइल। अब लेजी का मतलब आलसी, अजाइल का मतलब होता है बहुत तेज, मूव्स क्विकली इजीली, मतलब फुर्तीला। तो यहाँ पर लेजी और फुर्तीला क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, इसीलिए यही होना चाहिए कि आपका बेस्ट आंसर। फॉरगेटफुल लाइवली, फॉरगेटफुल अलग हो गया, लाइवली अलग हो गया। देन जेनरस लिबरल, दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ ऑपोजिट की बात ही नहीं हो रही, तो इसीलिए सिर्फ बी है जिसमें एक वर्ड लेजी, उसका ऑपोजिट क्या है, अजाइल। सो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आपका राइट आंसर, क्लियर? और नेक्स्ट इज द चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1। तो इतने क्वेश्चंस थे अपने प्रीवियस चैप्टर पे, अब हमें क्या करना है, द 100 ड्रेसेस 1 पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपर्ली। किसकी बात हो रही है, वैंडा की ड्रेस की, जो कि फेडेड है, डल है, यानी कलर बहुत ज्यादा फीका पड़ गया है। ब्लू कलर की ड्रेस है, डिड नॉट हैंग राइट मतलब उसको फिट नहीं थी प्रॉपर्ली। क्लीन थी बट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपर्ली। साफ सुथरी ड्रेस होती थी बट ऐसा लगता था कभी भी उसको अच्छे से आयरन नहीं किया गया है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। इसका मतलब फ्रेंड्स तो नहीं थे पर बहुत सी लड़कियां जो उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड watching the girls play hopscotch on the worn hard ground। कभी कभी वो उसको सराउंड कर लेते थे, घेर लेते थे स्कूल यार्ड में, जो ग्राउंड है जहां पे छोटी बच्चियां जो हैं, जो जूनियर सेक्शंस की बच्चियां हैं, वो हॉपस्कॉच खेलती हैं। हॉपस्कॉच का मतलब क्या होता है, बॉक्सेस बनाते हैं और एक पत्थर या स्टोन फेंक कर उस पर कूद कूद के जो खेलते हैं गेम, उसे कहते हैं हॉपस्कॉच। Vanda Peggy would say in a most courteous manner। और पैगी क्या है, द गर्ल जो कि मजाक उड़ाती है अपने स्टार्ट, जो कुछ भी स्टार्ट हुआ ना मॉक करना, वो सब पैगी ने स्टार्ट किया है। तो पैगी जो है वैंडा इस तरीके से बोलती थी जैसे कि बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर से बोल रही है, बट वो होता क्या था, टॉन्ट होता था। एज दो शी वाज टॉकिंग टू मिस मेसन, जैसे कि वो अपनी टीचर से बात कर रही हो, इतनी रिस्पेक्टफुली वो वैंडा बोलती थी, फिर मजाक उड़ाना स्टार्ट करती थी, यानी कि वो टीज करती थी वैंडा को इस तरीके से बोलकर। वैंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस। और जैसे ही वो वैंडा बोलने के बाद क्या करती थी, थोड़ा सा नज यानी एक धक्का देती थी, किसको, अपनी फ्रेंड को। धक्का इन द सेंस गिराने वाला नहीं, ऐसे कि चलो अब मजाक उड़ाएंगे, यानी कि सब लोग ध्यान दो, अटेंशन पे करो, ये छूटना नहीं चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए, फन। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। और फिर वो यही पूछती थी कि तुम्हारे जो क्लोजेट है, जो अलमीरा है, उसमें बताओ कितनी सारी ड्रेसेस जो है वो लाइन से लगी हुई है। क्लियर? तो ये था पूरा एक्स्ट्रा। चलिए पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कर्टियस मैनर हेयर मीन्स दैट पेगी वॉज। मोस्ट कर्टियस मैनर का मतलब यहाँ पे क्या है, पेगी वॉज ऑन हर बेस्ट बिहेवियर। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपना अच्छा बिहेवियर शो कर रही थी। पेगी वॉज टीजिंग वैंडा, डेफिनेटली वो वैंडा को टीज कर रही थी। Peggy was trying to impress Wanda. Why would she try to impress her? And Peggy was respectful, definitely not. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, डायरेक्ट आंसर, she was trying to tease Wanda. Clear? All right. Peggy gave her friend a nudge because nudge यानी थोड़ा सा ऐसे धक्का देना, उसका मतलब क्या था, she wanted to push her away from the scene। No, she wanted them to be there at the scene। she disliked her friend being distracted then। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि उसको अच्छा नहीं लगता था कि उस वक्त उसकी फ्रेंड डिस्ट्रैक्टेड हो। she was teasing Wanda and wanted her to make others pay attention। No, she was teasing Wanda, she never wanted her to make pay others attention। ये सबको बताओ कि ये देखो देखो मैं कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। she was teasing Wanda and did not want anyone there miss the fun। yes, वो Wanda को टीज कर रही थी और कोई नहीं चाहती थी वो कि किसी का भी ये मजाक रह जाए देखना, यानी वो चाहती थी सब लोग इस चीज को अटेंशन पे करें, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड को भी बोलती है चलो लेट्स आई एम स्टार्टिंग मेकिंग फन ऑफ वांडा। क्लियर? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका डायरेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी वुड बी द वन जिसको आप टिक करोगे। Next question is, pick the option having the words that do not closely match the word closet from those given। अब ये question बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि डू नॉट लूजली का मतलब आप कुछ और लोगे, बोलोगे भाई ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लूजली का मतलब
थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, यानी कि ऐसा ही आसपास है, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। डू नॉट लूजली का मतलब आसपास मीनिंग नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गली सेम मीनिंग वाला है। इसका मतलब ले देखिए वो ये बोलना चाहते हैं डू मैच द वर्ड क्लोजेट, ठीक है। तो लूजली मतलब थोड़ा बहुत, फर्म नहीं है, स्ट्रॉन्गली मैच नहीं करता, और लूजली मैच कर रहा है यानी बहुत दूर है मीनिंग, ठीक है। और डू नॉट लूजली यानी दूर नहीं बल्कि पास है मीनिंग, यानी सिनोनिम्स है। क्लियर? तो ले देखिए आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि क्लोजेट को और हम क्या कह सकते हैं इन वर्ड्स में से। तो पहला दिया वार्डरोब, सबको पता है वार्डरोब वर्ड, भाई सेलिब्रिटी वगैरह का हम यूज करते रहते हैं वार्डरोब वर्ड, और वैसे भी सबको पता होगा क्लोजेट को हम वार्डरोब भी कहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो है लॉफ्ट, उसका मतलब क्या है? रूम और स्पेस डायरेक्टली अंडर द रूफ ऑफ अ हाउस और अदर बिल्डिंग यूज्ड फॉर अकोमोडेशन और स्टोरेज, यानी रूफ के जस्ट नीचे वाला जो रूम होता है उसको कहते हैं हम लॉफ्ट। क्लियर? तो लॉफ्ट का मतलब कहीं से भी कहीं तक क्लोजेट से मैच नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो जहां पे भी वन है पहले तो वो ऑप्शन रख लो, क्लोजेट और वार्डरोब मैच कर रहे हैं। तो ए में वन है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, यानी कि यहाँ तो ए होगा ऑप्शन या सी होगा। क्लियर? ए में और सी में क्या है? टू का डिफरेंस है, और टू हमने देख लिया बिल्कुल मैच नहीं करता किससे? वर्ड क्लोजेट से, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी सीधे सीधे आंसर क्या मिल गया? 1 3 4, यानी पहले दो वर्ड्स देखे आंसर मिल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर? फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वार्डरोब, कैबिनेट और कबर्ड, इनका मतलब क्या होता है? क्लोजेट से मैच करता है, तो डू नॉट लूजली मैच यानी डू मैच। क्लियर? देन लॉफ्ट, पोर्च और सेलर क्या है? ऑपोजिट है, यानी कि ले देखे कोई मतलब ही नहीं, ऑपोजिट भी नहीं बोल सकते, यानी अदर वर्ड्स है। सो लॉफ्ट का मतलब समझ चुके हो। पोर्च इज अ कवर्ड शेल्टर प्रोजेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के सामने एक कवर्ड शेल्टर जो होता है उसे कहते हैं पोर्च। एंड सेलर इज रूम बिलो ग्राउंड लेवल इन अ हाउस ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाइन और कोल। क्लियर? तो अलग ही मीनिंग जा रहे हैं। सो डू नॉट लूजली मैच का मतलब है डू मैच, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट, डन। और यही आपके क्वेश्चन पेपर में भी गिवन है, सो ए वुड बी द वन जिसे आप टिक करोगे। Then the next question is, why was Vanda's answer to Peggy's question always the same? Pick the least probable reason. अब देखो, पहले आपको बोला कि क्यों सेम था, आप आंसर ढूंढने लगोगे इसका रीजन, बट बोला क्या है? लीस्ट, यानी सबसे कम चांसेस जिस रीजन के हैं वो टिक करना है, ठीक है। सो दिस वाज सो बिकॉज शी न्यू दैट शी वाज बीइंग पिक्ड ऑन एंड इट वाज प्रोबेबली हर डिफेंस। हाँ, ये रीजन हो सकता है कि उसको पता था कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पिक्ड ऑन मतलब मेक फन ऑफ, और फिर वो अपने आप को डिफेंड करती थी इन चीजों से, तो ठीक है, ये पॉसिबल है। कन्फेसिंग द ट्रुथ वुड प्रोबेबली वर्सन द सिचुएशन, यस, अगर वो बोल देती मेरे पास नहीं है ड्रेस तो और ज्यादा मजाक उड़ाते, तो बी भी क्या है? एक रीजन हो सकता है। शी डिड नॉट नो हाउ एल्स टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन, हाँ, उसके अलावा अगर उसके पास कोई रीजन होता तो वो यूज करती ना वो सोल्यूशन, बट उसके पास और कोई तरीका ही नहीं था, इसीलिए वो यही चीज बोलती रहती थी। देन डी इज स्टिकिंग टू एन अनएक्सपेक्टेड आंसर वुड गेट हर द अटेंशन शी नीडेड, वेरी रॉन्ग आंसर, कभी भी उसको अटेंशन चाहिए ऐसी कोई बात नहीं की गई है, so definitely this is the most wrong answer that we can say. तो इसीलिए D क्या हो जाएगा? The least probable reason. Done? All right. Next is regarding Vanda being teased, Miss Mason was. तो वैंडा को जो है टीज कर रहे थे ना, तो मिस मेसन का क्या रिएक्शन था इस पे? मिस मेसन वाज इन डिनायल दैट सच बिहेवियर वाज पॉसिबल बाय हर स्टूडेंट्स, यानी कि वो डिनाई कर रही थी, उनको पता था बट वो बोल रही थी ऐसा नहीं डिनाई करें, हम तो नहीं मानते कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं, तो डिनायल की बात कहीं नहीं की गई। मिस मेसन वॉज अवेयर बट डिड नॉट वांट टू डिस्कस इट विद द स्टूडेंट्स, वो अवेयर थी बट स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। इफ शी वुड हैव बीन अवेयर तो फिर क्या होता? वो कभी भी वैंडा के साथ ये चीजें कंटिन्यू करने नहीं देती। क्लियर? तो इसीलिए बी क्या है? रॉन्ग। अनअवेयर दैट द स्टूडेंट्स वर फ्रीक्वेंटली टीजिंग वैंडा, यस, शी वाज बीइंग अनअवेयर, उनको पता ही नहीं था कि फ्रीक्वेंटली ऐसे टीज करते हैं वैंडा को, इसीलिए वो बोल रही थी आई एक्सपेक्ट कि ये बिहेवियर हमारी क्लास से नहीं हुआ है। Of the belief that such behavior was a normal part of growing up, definitely not. So इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाना चाहिए आपका राइट आंसर? दैट शी वाज अनअवेयर। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस शोकेस हॉपस्कॉच। तो जब हम 100 ड्रेसेस 1 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, तब अगर आपने हॉपस्कॉच की इमेज नहीं देखी जो मैंने आपको दिखाई थी, जीआईएफ दिखाया था मैंने आपको इनफैक्ट कि एक बच्ची खेल कैसे रही है हॉपस्कॉच, अगर वो ध्यान में नहीं रखा ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ आप जैसे ही देखोगे आपको समझ जाएगा भाई यही है हॉपस्कॉच, जहाँ पे स्क्वायर्स में नंबर्स लिखे होते हैं, बच्चे से कूद कूद के खेलते हैं, हॉप करके खेलते हैं, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हॉपस्कॉच। तो पहला तो तरीका वो है कि आपने ऑलरेडी इमेज देख रखी है, नहीं तो दूसरी चीज क्या होती है ना, हॉपस्कॉच का मतलब होता है हॉप करना यानी जंप करना, तो आप बी में कंफ्यूज हो जाते हो, डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए जब आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग द इमेजेस इवन यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका डायरेक्ट आंसर, जिसका मतलब होता है हॉपस्कॉच। क्लियर? ऑल राइट। Next is, in the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Vanda Petrinsky is the winner of the girls' medal. तो जब ये कंपटीशन हुआ था, उस वक्त जब मिस मेसन रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं, तो वो बोलती हैं कि जजेस के हिसाब से जितनी भी ड्राइंग्स हैं 100 ड्राइंग्स, उनमें से कोई भी ड्राइंग ले लो तो हर किसी को फर्स्ट प्राइज मिलने का
एक रिजर्व करती है वो हर एक ड्राइंग फर्स्ट प्राइज को. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रिंस्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. और फिर वो बोलती हैं कि बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली वांडा स्कूल में आ नहीं रही हैं, इसीलिए उनके लिए जो अप्लॉज, जो तालियां, जो अप्रिसिएशन ड्यू है, जो वो ओ करती हैं, ठीक है, यानी कि उनपे एक कर्ज है सॉर्ट ऑफ ऐसा टाइप का, जो कि हमें जो है उनको अप्रिशिएट करना है, वो अभी हम नहीं कर पाएंगे. लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स. फिर वो बोलती हैं कि चलो हम होप करते हैं कि वो कल से आने लगेगी. अब पूरी क्लास फाइल अराउंड यानी कि उठकर जो है जाकर लाइन में देख सकते हैं इमेजेस को, एंड एक्सक्विजिट यानी कि सारी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स जो है आप उन्हें देखिए. क्लियर? ऑल राइट. First is pick the statement that is true according to information given in the extract. Wanda won the prize because she had submitted a variety of entries. Wanda would have still won the prize even she had submitted just one entry. Wanda won the prize because the majority of judges were women, and Wanda would have still won the prize if she had drawn something else. तो क्या बोला गया है जो सही है? तो देखो ये सी तो बिल्कुल ही अनअप्रोप्रिएट है कि सब लेडी थी जजेस, ऐसा कुछ बताया क्या? नहीं. देन वो कुछ भी बनाती तो भी वो जीत जाती. क्यों? Won the prize if she had drawn something else. ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कुछ और बनाती तो भी वो प्राइज जीत जाती. देन सेकंड बोला है कि अगर वो एक भी एंट्री देती तो भी जीताती. यस, यही तो बोला एक्सट्रैक्ट में कि हर एक ड्राइंग वाज वर्दी ऑफ विनिंग अ प्राइज, तो अगर वो एक ड्राइंग भी देती तो भी वो जीत जाती. देन वांडा वन द प्राइज बिकॉज शी हैड सबमिटेड अ वैरायटी ऑफ एंट्रीज. नहीं, नंबर से नहीं, इट वाज नॉट द क्वांटिटी, इट वाज द क्वालिटी, द बेस्ट ड्राइंग्स. तो बी क्या हो जाएगा आपका ट्रू ऑप्शन. सो इफ शी वुड हैव सबमिटेड इवन वन, शी वुड हैव विन द प्राइज. क्लियर? ऑल राइट. Miss Mason says, I am very happy to dash. Which phrase does not replace the underlined phrase correctly from those given below? तो वो बोलती है I am very happy to announce कि वांडा पेट्रिंस की जो है वो जीती हैं. ठीक है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस. सही है. आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज टू अनाउंस. देखो गलत. आई एम श्योर यू विल बी सरप्राइज. अब स्टूडेंट्स को थोड़ी ना बोल रही है वो कि आप सरप्राइज करो, आप जो है अनाउंस करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज टू अनाउंस दिस, राइट. तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? डायरेक्टली जो फिट नहीं बैठता, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सो इसीलिए सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज when the teacher wants them to file around, she wants the students to. तो फाइल अराउंड का मीनिंग हमें ऑलरेडी पता है, तो डायरेक्टली वही ढूंढ लो कि खड़े होकर लाइन से देखना है सारी ड्राइंग्स को. पुट द फाइल्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, गैदर अराउंड हर टेबल टू डिस्कस द डिजाइंस, फाइल द डिजाइंस प्रॉपर्ली इन द फोल्डर्स, वॉक इन अ लाइन टू एडमायर द डिजाइंस. तो वॉक इन अ लाइन मिल गया हमको राइट आंसर. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही करेक्ट आंसर. तो अगर घर पे ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट में हर एक वर्ड का मीनिंग जानते हो ना, तो आधे क्वेश्चन तो यू ही सॉल्व कर लोगे. क्लियर? ऑल राइट. Next is pick the sentence that does not use due to in the same sense as in the given extract. Due to का मतलब क्या होता है? दो मीनिंग होते हैं. एक due to का मतलब होता है इसकी वजह से. एक due का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर आप कभी जाओ तो आपको बोलते हैं मैम आपके ड्यूज हैं, यानी कि कुछ पैसा बचा हुआ है या कुछ उधार बचा हुआ है. तो ड्यू का मतलब यहां पर है ओइंग टू. ठीक है. यहां पर इसकी वजह से नहीं है, बल्कि जो अप्लॉज रह गया है किसके लिए? वांडा के लिए. वो ड्यू टू का मीनिंग आपको यहां पे ढूंढना है. सो यहां आपको लाइन मिल चुकी है दैट रिसीव द अप्लॉज दैट इज ड्यू टू हर, दैट इज ओड टू हर. सो दैट मीनिंग यू हैव टू फाइंड इन द सेंटेंस. She was disappointed due to their rude behavior. उनके बिहेवियर की वजह से. तो वो वाला ड्यू यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट में यूज नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड. We must give our colleagues the vacation due to them. तो यहाँ बोला क्या है? That does not use. ठीक है. सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो. तो ये मिल चुका है हमको जिसमें ड्यू का मीनिंग गलत है. अब बाकी भी चेक कर लो. We must give our colleagues the vacation due to them. तो उनको हमें वो वेकेशन देना चाहिए जो कि उनके लिए है, which is owing to them. ठीक है. तो ये ड्यू टू और एक्स्ट्रा का ड्यू टू क्या है? सेम. तो ये ऑप्शन गलत हो गया बिकॉज डज नॉट पूछा है. आई हैव सम एक्स्ट्रा मनी ड्यू टू मी दिस मंथ फ्रॉम माई फ्रेंड. तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मनी है जो ड्यू है, यानी ओ कर रहे हुए हैं. तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? एक्सट्रैक्ट वाला मीनिंग. देन यू हैव एन अपॉलॉजी ड्यू टू योर पेरेंट्स. तुम्हें जो है अपने पेरेंट्स को अपॉलोजाइज करना है, यानी कि वो बची हुई एक उधार है तुम्हारी, तुमने अपॉलोजाइज नहीं किया है. तो ये भी मीनिंग वही है जैसे एक्सट्रैक्ट में है. तो सिर्फ ऑप्शन ए है जो कि ड्यू का दूसरा मीनिंग यूज कर रहा है, यानी किसी की वजह से. इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? विच डज नॉट मैच द मीनिंग एज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो डज नॉट नहीं देखोगे ना तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी. क्लियर? ऑल राइट. Next is the teacher refers to Wanda's designs as exquisite because. तो हमको exquisite का अगर मीनिंग पता है तो देखो ऑप्शन कैसे डायरेक्टली सॉल्व करते हो. तो exquisite मतलब वो स्पेशल ब्यूटी और चार्म, यानी मैंने बताया था जो ब्यूटीफुल डिजाइंस होती हैं. सो फर्स्ट इज ईच वन ऑफ द 100 डिजाइंस वर डिफरेंट. तो डिफरेंट और एक्सक्विजिट का कोई लेना देना नहीं है. ईच वन ऑफ देम वाज वेरी ब्यूटीफुल. यस, एक्सक्विजिट का मतलब ही ब्यूटीफुल होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही. ईच वन ऑफ देम वाज अ कॉपी ऑफ द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड. डेफिनेटली नहीं. ईच वन ऑफ देम हैड द सेम कलर थीम एज द अदर. हर किसी का डिफरेंट कलर था, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है. तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर. क्लियर? ऑल राइट.
Next is the second part of the chapter, the 100 dresses 2. Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jake also. Now we move away to a big city. No more holler Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the city. Yours truly, Jan Patrinsky. तो यहाँ पर वांडा के फादर कौन है? जॉन पेट्रिंस्की. उन्होंने लेटर लिखा है फॉर मिस मेसन और वो बोलते हैं अब मेरी वांडा यानी मेरी बेटी और मेरा बेटा जेक जो है स्कूल अब नहीं आएंगे क्योंकि हम एक बड़ी सिटी में मूव कर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. वहां पर कोई भी पोलाक पोलाक नहीं चिल्लाएगा, यानी कि रेस के बेस्ड पे कि हम पोलैंड से आए हैं तो उसके बेसिस पे हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम. कोई भी नहीं पूछेगा कि आपका नाम इतना अलग क्यों है, पेट्रिंस्की जैसा नाम क्यों रखा है आपने. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, क्योंकि वहां सिटी में इतने सारे लोग होंगे डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के, डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज के, कि वहां पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज वेरी नॉर्मल टू देम. एंड देन ही सेज योर्स ट्रूली जॉन पेट्रिंस्की. क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉन स्टोन यानी वांडास फादर स्टोन इन द राइटिंग ऑफ द लेटर इज नॉट. क्या बोला है? नहीं है. नंबर 1 डिस्ट्रेसिंग. अपसेटिंग होता है डिस्ट्रेसिंग का मतलब, डेफिनेटली वो अपसेट है, ही इज सैड. तो फर्स्ट वाला है टोन, उन्होंने डज नॉट पूछा है. स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब होता है अनकाइंड, मीन, क्रूअल. क्या वो बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो स्पाइटफुल इज नॉट द टोन ऑफ जॉन. हर्ट, यस ही इज हर्ट. पेनफुल, डेफिनेटली ही इज फीलिंग पेनफुल. तो पहले 3 ऑप्शंस का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, सॉरी ए और सी और डी का. तो फिर सेकंड आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि दिस इज नॉट द टोन ऑफ वांडास फादर. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर दोगे? टिक कर दोगे. दैट इज स्पाइटफुल. Next question is, what according to the letter was the primary reason that prompted Mr. Patrinsky to take the decision to move to a big city? यानी कि इस लेटर के हिसाब से पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन क्या था जिसकी वजह से मिस्टर पेट्रिंस्की ने डिसीजन लिया बड़ी सिटी में शिफ्ट होने का? तो बड़ी सिटी का रीजन क्या है शिफ्ट होने का? He wished to achieve success, definitely not. He is urged to join his relatives. relatives की कोई बात ही नहीं की गई है. His anxiety over their poverty, poverty की भी कोई बात नहीं की गई है कि वो गरीब थे इसलिए वो बिग सिटी में जा रहे हैं. His agony, agony यानी पेन about his children being viewed as आउटसाइडर्स बाय द स्कूलमेट्स. तो बहुत ही डायरेक्ट आंसर है क्योंकि उनके बच्चों को बहुत आउटसाइडर की तरह फील कराया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. इसीलिए डी क्या है द राइट आंसर, जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया टू शिफ्ट टू अ बिग सिटी. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द डिक्शनरी सेज द फॉलोइंग अबाउट माइग्रेशन. यानी माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल, बर्ड्स, फिश एक्सेट्रा. यानी एनिमल्स, बर्ड्स या पीपल, लोगों को जब वो शिफ्ट होते हैं किस वजह से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशंस ऑफ सेटलिंग, या तो वहां सेटल होने के लिए, परमानेंटली और टेम्परली. या तो परमानेंट शिफ्ट जाते हैं, टेम्परली थोड़ा टाइम के लिए सेटल होने के लिए वहां रहने जाते हैं. एट अ न्यू लोकेशन, दैट इज अ ज्योग्राफिक रीजन. यानी कि जहां की वो लोकेशन है वहां से बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं कोई दूसरी जगह पे, वहीं सेम सिटी में नहीं बल्कि कोई दूसरी कंट्री या दूसरी जगह पे, उसे कहते हैं माइग्रेशन. Now the question based on this is, which of the following options incorrectly uses, यानी कि इनमें से माइग्रेशन का जो मीनिंग दिया है वो सही यूज कहां नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन, आफ्टर गोल्ड वॉज फाउंड इन अनइनहेबिटेड रीजन देयर वाज अ माइग्रेशन टू दैट एरिया. जैसे ही एक ऐसा रीजन जहां पे कोई नहीं रहता था वहां गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया, तो वहां लोग जो है माइग्रेट होकर रहने लगे. ठीक है, लोगों का माइग्रेशन दूसरी जगह हुआ. दिस इज द राइट मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. बेयर स्लीप थ्रू विंटर्स. हाइबरनेशन की बात आपने सुनी होगी कि भालू सो जाते हैं विंटर्स में बिकॉज ऑफ द हाइबरनेशन. दिस माइग्रेशन हेल्प्स बेयर्स टू यूज देयर स्टोर्ड एनर्जी मच मोर स्लोली. तो ये माइग्रेशन क्या है? वहीं पे सोते हैं वो लोग, वहां ऐसा नहीं कंट्री शिफ्ट हो जाते कोई दूसरी कंट्री में चले आते हैं, नहीं. तो यहां माइग्रेशन का मतलब दूसरा है, ये गलत यूज हुआ है. देयर वाज अ मास माइग्रेशन ऑफ यंगस्टर्स टू द टैग लोकल टू असिस्ट द कॉज फॉर चैरिटी. ठीक है, चैरिटी के लिए, असिस्टेंस के लिए वो लोग, बहुत सारे लोग जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए. तो ये भी माइग्रेशन का मीनिंग सही है. साइंटिस्ट हैव स्टडीड द माइग्रेशन ऑफ फिश ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द रिवर. तो मीनिंग में दिया हुआ है फिश का जो माइग्रेशन होता है, तो ये भी क्या है? सही मीनिंग. यानी सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जब माइग्रेशन को इनकरेक्टली यूज किया गया है. सो यू वुड टिक द ऑप्शन नंबर 2. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द फ्रेज पोलैक रिवील्स अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पोलैक यानी दूसरी कंट्री से डिफरेंट दिखते होंगे, डिफरेंट नाम, उसे कहते हैं रेस, रेसिज्म. सो रेस, जेंडर, रिलीजन, वेल्थ. तो यहाँ पे नहीं भी पता आपको तो पोलैक कोई जेंडर से बिलोंग नहीं करता, पोलैक कोई रिलीजन नहीं है, ना ही पोलैक कोई वेल्थ या पैसे की बात है. इट्स जस्ट अबाउट द रेस. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज द लाइन प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी सजेस्ट दैट द सिटी. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स का मतलब क्या? मैंने अभी बताया कि वहां पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आउटसाइडर्स होंगे, डिफरेंट नेशनैलिटीज को बिलोंग करते होंगे. सो इट मींस दैट द सिटी इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ नेशनैलिटीज, कल्चर्स एंड एथनिसिटी. जहां पे सारे लोग एक साथ मिक्स होकर रह रहे हैं, एक मेल्ट हो गई सारी चीजें और एक साथ एक पॉट में बंद है. तो एक ऐसी सिटी जहां पे डिफरेंट डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथनिसिटीज एक साथ रहते हैं, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉट. यस, दिस इज द रीजन जिसकी वजह से वो जगह शिफ्ट हो रहे थे, ताकि और कोई फिर उनका मजाक नहीं उड़ाएगा. क्लियर? हैज फॉरेन पीपल विलिंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज? डेफिनेटली नहीं, अपॉर्चुनिटी की कोई बात नहीं है. इज अ सेफ हेवन फॉर इमिग्रेंट्स इफ दे हैव फनी नेम्स? सेफ है ऐसा कोई भी बात नहीं की गई है कि सेम है बिकॉज फॉर द माइग्रेंट्स, कि उनका फनी नेम है इसीलिए उनके लिए सेफ है.
हैज अ स्पेशल स्टेटस फॉर ऑल हु आर विलिंग टू बी फनी, डेफिनेटली नॉट। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो डायरेक्टली सही है। अगर मेल्टिंग पॉट समझ में भी नहीं आया ना आपको, तो भी बाकी के 3 ऑप्शन कितने गलत हैं उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। Next is weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. अब क्योंकि ये लोग लेटर लिखते हैं, लेटर का आंसर नहीं आता, बहुत हफ्तों तक आंसर नहीं आता है, तो पैगी जो है वो तो भूलने लगी थी इन सारी चीजों को, बट मैडी जो है वो अपने आप को, पहले तो वो सो नहीं पाती थी, राइट, उसको नींद नहीं आती थी ये सब सोच सोच के, बट अब फाइनली अपने आप को कैसे सुलाती थी, स्पीच देने लगती थी वांडा के बारे में। शी यूज्ड टू इमेजिन डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर। वो ये सोचती थी, इमेजिन करती थी कि बहुत सारी लड़कियां आई हैं और उसको टीज कर रही हैं, उसको परेशान कर रही हैं, और वो क्या कर रही है, उनको डिफेंड कर रही है। तो करेज दिखता है यहाँ पर वांडा का। How many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together, could press her lips यानी कि ऐसा कुछ जवाब देना जिसमें डर लग रहा है, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, उस तरीके से जैसे ही वो जवाब देने वाली होती है, the way she did before answering, Maddie would cry out stop। तो जैसे ही वो आंसर देगी उसके पहले मैडी बोलेगी स्टॉप, यानी तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि इसको परेशान मत करो। तो इस तरीके से पता चलता है कि मैडी जो है उसको बहुत ज्यादा रियलाइज भी हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था, बट अब वो अपने आप को एक हिम्मत भी जगा रही थी, अब वो स्टैंड लेगी। क्लियर? सो इस तरीके से ये पूरा एक्सट्रैक्ट हमें समझ आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइमरी फीलिंग्स ऑफ मैडी डज द एक्सट्रैक्ट गिव और द एक्सट्रैक्ट रिवील, कि मैडी के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। नंबर 1, गिल्ट, रिग्रेट एंड राइटियसनेस। सो डेफिनेटली गिल्ट तो है, रिग्रेट यहां पर नहीं पता चल रहा है, और राइटियसनेस यानी किसी राइट का स्टैंड ले रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत मान लेते हैं। नेक्स्ट इज गिल्ट एंड शेम। ओके, गिल्ट भी है और शेम भी है, यानी उसको शर्म भी आ रही है। अभी यहाँ पे शेम का मतलब इतना ज्यादा बताया नहीं गया है, तो हम शेम को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट, शेम, रिग्रेट एंड करेज। ओके, शेम बोल सकते हैं, ठीक है, गिल्ट का काम कर रहा है, रिग्रेट है उसको, अभी ये में बात की। ओके, देन करेज, हाँ, हिम्मत भी दिखाई गई है। तो अगर हम देखें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर हमें जो जो वर्ड्स चाहिए वो सब हमें थर्ड में मिल रहे हैं, क्योंकि करेज ना हमें ए में दिख रहा है ना बी में दिख रहा है, हिम्मत तो वो सी में दिख रहा है, तो सी को भी रख लो, ए भी एलिमिनेटेड। करेज एंड राइटियसनेस, तो यहाँ पर कोई रिग्रेट या शेम की बात नहीं की गई, गिल्ट की बात नहीं की गई, इसीलिए सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें सारी फीलिंग्स को बताया गया है। तो कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, बट सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ पार्ट ऑफ मैडी स्पीच। मोस्ट लाइकली यानी मैडी क्या बोलेगी अपनी स्पीच में? स्टॉप, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी आस्क्ड हर अ न्यू क्वेश्चन, दिस इज नॉट फन एनीमोर, हाउ अबाउट हर फेडेड ड्रेस। तो वो मजाक उड़ाएगी क्या? नहीं। स्टॉप, डोंट यू नो दैट आई एम द वन हु हैड टू लीड इन पेगीज एब्सेंस, डेफिनेटली नॉट। वैसे थोड़ा बोलेगी कि पेगी की जगह मुझे मजाक उड़ाना है। स्टॉप, हाउ डेयर यू ऑल जॉइन इन विदाउट पेगीज परमिशन, दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग स्पीच। स्टॉप, आरंट यू ऑल अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, व्हाई डू यू ट्रबल हर, शी मीन्स नो हार्म टू एनीवन। यस, वो वांडा का यहाँ पर स्टैंड ले रही है, तो ये होगी स्पीच जो वो बोल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑल राइट। Next is choose the declaration which is likely to be received with the pressing of lips together in a tight line. तो यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, अगर कोई प्रेस कर रहा है अपने लिप्स और फिर बोल रहा है, इसका मतलब कोई डरा हुआ है, कोई नर्वसनेस में दे रहा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। नंबर 1 है, हेलो मॉम, just wanted to inform you that I forgot to do my biology homework yesterday and have been given a diary note for you to sign। तो यहाँ पे वो डर के मारे ही बोलेगी ना मम्मी से कि मम्मी मैं होमवर्क नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैं भूल गई आपको बताना कि आपको डायरी में नोट साइन करना है, यानी कि डांट पड़ती है इस वक्त। तो ये चीज है जो वो नर्वस होकर बोलेंगी, तो दिस इज द राइट आंसर। सेकंड है, हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ मलखम। तो वो क्वालिफाई कर चुकी थी तो खुशी से बताएंगी, तो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट डैड वुड बी टेकिंग मी फॉर द म्यूजिक क्लास टुडे। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही है, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू एक्साइटमेंट और नर्वसनेस, तो ये तो क्या हो गया रॉन्ग ऑप्शन। हेलो मॉम, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू दैट माय ऑनलाइन क्लास फॉर इंग्लिश हैज बीन रेस्क्यूड। ये भी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 है जो कि कोई नर्वसनेस की वजह से बोलेगा, अपने लिप्स को टाइट करके बोलेगा। सो इसी क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन 1। Clear? All right. Next question is pick the option with the cause-effect relation with reference to the given extract। यानी कि यहाँ पर आपको cause और effect बताना है, क्या रीजन है जिसकी वजह से क्या असर पड़ा, ठीक है। तो क्या कारण है, देन उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, उसे कहते हैं इफेक्ट। तो आपको बस वही चीज देखनी है, किस पे बेस्ड? सिर्फ और सिर्फ इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड। क्लियर? नंबर 1, वांडाज एब्सेंस, पेगी मिसिंग वांडा। तो वांडा नहीं है, इस वजह से पेगी जो है वो वांडा को मिस कर रही है, नहीं, यहाँ पे बोला है पेगी तो जो है वो इस चीजों को पूरा भूल चुकी थी। मैडीज नीड टू मेक अमेंड्स कन्फेसिंग पब्लिकली, तो वो कन्फेस कर रही है क्या पब्लिकली? नहीं, वो तो सिर्फ अपने आप को समझा रही है। और वैसे भी मैडी की जो नीड है अमेंड्स की, यानी कि उसको चेंजेस करने हैं, जो सही है गलत है वो बोलना है, इस वजह से वो ये सब कर रही है, बट वो कर ही नहीं रही है पब्लिकली कन्फेस, तो ये भी गलत हो गया। वांडाज एब्सेंस, वांडा एब्सेंट है, इसीलिए मैडी को जो है अमेंड्स करने पड़ रहे हैं, अपने आप को चेंज कर जो ना एक सही गलत बताना पड़
पड़ रहा है। यस, क्योंकि वैंडा नहीं है तभी तो उसको रियलाइज हुआ है कि ये सब चीजें गलत थी और उसको स्टैंड लेना चाहिए था। पेगी टीजिंग वैंडा, मैडी स्टैंड अगेंस्ट इट। तो पेगी अभी टीज करिए कि वैंडा को नहीं, तो ये एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड नहीं है, इसीलिए सिर्फ सी है जो एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड है और जो कॉज और इफेक्ट सही से समझा रहा है, इसलिए आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर? सो यू हैव टू टिक मार्क ऑप्शन नंबर सी। डन? ऑल राइट। Next is Vanda did not reply to the letter for weeks. Vanda ने weeks तक आंसर नहीं भेजा. Pick the option that does not supply a possible reason for this from those given below. इनमें से कौन सी चीज है जो बिल्कुल भी रीजन सही नहीं है? The letter took more than a couple of weeks reaching her as it did not have an address and needed to be forwarded. बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसके एड्रेस पे फॉरवर्ड करना था ना, वो एड्रेस चेंज हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया पहुंचने में. So yes, this can be a probable reason, but हमसे does not पूछा है. She needed time to forgive Maddie and Peggy and think her reply through. Yes, हो सकता है कि उसको टाइम चाहिए था कि वो forgive करे, माफ करे इनको, और इसीलिए वो थोड़ा टाइम ले रही थी. Yes, this is also correct. Peggy had second thoughts after mailing the letter and reclaimed it from the post office to mail weeks later. बहुत easy question है. क्या बोला है? Peggy जो है उसको लगा कि ये सब गलत हो रहा है और इसीलिए उसने क्या किया, उसने वापस से गई और पोस्ट ऑफिस से वो लेटर लेकर रिक्लेम करने लगी. तो ये तो क्या है, सरासर गलत है, राइट? ये हो ही नहीं सकता रीजन, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, इसीलिए डज नॉट बोला. तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाना चाहिए आपका आंसर. She was occupied with settling in at the new school in the city. बिल्कुल हो सकता है कि वैंडा जो है अपने नए स्कूल में सेटल हो रही थी, इस वजह से वो बिजी थी और जैसे उसको टाइम मिला फिर उसने लेटर का जवाब दिया. क्लियरली ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट है जो नेक्स्ट पोअम है एनिमल्स. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि दे कौन, एनिमल्स, वो मुझे अपनी ही क्वालिटीज दिखाते हैं. टोकन्स यानी क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज जो ह्यूमैनिटी को सिग्निफाई करें. दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, और वो उसको बिल्कुल ऐसे शो करते हैं. एवेंस यानी शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, जैसे कि वो उन्हीं की क्वालिटीज थी, हमारी नहीं है, जो हमने उनको पास ऑन कर दी है. आई वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स, और पोएट सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि हमारी ह्यूमैनिटी की जो क्वालिटीज हैं वो एनिमल्स में है. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है क्या कि मैंने बहुत टाइम पहले क्वालिटीज एनिमल्स को दे दी, या फिर गलती से नेग्लिजेंटली, इग्नोरेंटली मैंने उनको ड्रॉप कर दिया. क्लियर? तो यहाँ पे वो कंफ्यूज हैं, सोच में पड़े हैं, एंड ऑल्सो वो दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं किसमें, एनिमल्स में. डन? ऑल राइट. So the first question is, look at the images, choose the option that does not reflect tokens referred to by Whitman. Whitman कौन है? Walt Whitman, the poet. तो यहाँ बोला गया है कौन सी जो क्वालिटीज हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं करते टोकन्स, यानी जो भी नेगेटिव है, जो ह्यूमैनिटी से सिग्निफाई नहीं करता, वो आप टिक कर दो. तो पहले में देखो क्या दिख रहा है, कुछ ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, स्मोक वगैरह दिख रहा है, तो ये पक्का कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है. तो ये क्वालिटी क्या है? डज नॉट रिफ्लेक्ट द टोकन्स. तो पहला तो ऑप्शन होना ही चाहिए. अब देखो कहां कहां पहला ऑप्शन नहीं है, बी में, तो बी को हटा दो. नेक्स्ट है सेकंड, ये क्या है? ब्रदरहुड, एक साथ है, इक्वालिटी, यूनिटी, तो ये तो अच्छी बात है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता. तो सेकंड ऑप्शन कहां कहां है? ए में, देन बी में, एंड देन फाइनली कहां पर है? सी. तो ऑलरेडी सी में भी राइट, 2 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? बी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, ए भी एलिमिनेट हो गया. बचता क्या है? थर्ड. थर्ड में क्या हो रहा है? देखो मार रहा है कोई, वायलेंस है इसमें भी, तो वायलेंस क्या है? नेगेटिव. तो जहां पे भी थर्ड है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी फर्स्ट और थर्ड क्या होना चाहिए? राइट आंसर. तो फर्स्ट और थर्ड किसमें है? ए में नहीं है. फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है? सीधे सीधे सी में, और कहीं पे भी नहीं दिखेंगे आपको. तो सिर्फ सी है जो कि डज नॉट की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव टोकन्स की बात की गई है. क्लियर? और फोर्थ क्या है? वॉलंटियर कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए सेकंड और फोर्थ क्या होता है? अगर क्वेश्चन होता कि रिफ्लेक्टेड, तो फिर ये होता, और अभी डज नॉट बोला है, इसीलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएट. तो यहाँ वॉल्ट व्हिटमैन इस स्टैंजा में क्या सोच के बात करें, या फिर उनके इमोशंस क्या हैं? ही इज मेलंकोलिक, रिजाइंड. मेलंकोलिक यानी सैड, रिजाइंड मतलब हैविंग एक्सेप्टिंग समथिंग दैट अनप्लेजेंट दैट वन कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट, यानी वो किसी चीज से खुश नहीं और उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ए ऑप्शन कट गया. बी ऑप्शन है फैंसीफुल, नोबल. फैंसीफुल का मतलब ओवर इमेजिनेटिव, अनरियलिस्टिक, कुछ ज्यादा ही ओवर इमेजिन करें, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो सच बोल रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. रिफ्लेक्टिव, आइडियलिस्टिक. रिफ्लेक्टिव यानी किसी चीज पे रिफ्लेक्ट करना, पॉन्डर ऑन, थिंकिंग डीपली अबाउट थिंग्स. यस, इतना डीप सोच रहे हैं वो, तो रियलिस्टिक बिल्कुल, सॉरी रिफ्लेक्टिव बिल्कुल है वो. आइडियलिस्टिक यानी अनरियलिस्टिकली एमिंग फॉर परफेक्शन, यानी कि वो जो है एक आइडियल, जो एक परफेक्शन होता है उसके बारे में सोच रहे हैं. यस, बिल्कुल सही है कि उनमें ये क्वालिटीज हैं, क्या हमने उनको दे दी, या फिर मैंने नेग्लिजेंटली ड्रॉप कर दिया, तो ये दोनों चीजें जो है इनकी टोन को बता रहा है. फियरफुल, ग्लूमी, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो सैड है, ग्लूमी की बात कर रहे हैं. तो यस, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है आपका ओनली करेक्ट आंसर. ऑप्शन थर्ड कहां है? ऑप्शन नंबर सी में ही है, इसीलिए वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. डन? ऑल राइट.
Next is imagine you were asked to rename the poem. Column A lists titles of some famous poems. B justifies how each of these may be appropriate. Choose that correctly list the matching. तो एक जगह पे आपको पोएम दिया है नाम, एक जगह उसका एक मीनिंग दिया है, तो आपके हिसाब से कौन सी पोएम है जिसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट मीनिंग है? तो बहुत इजी है, देखो पहला जो ऑप्शन है ना उसी से सॉल्व कर लोगे। क्या दिया है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज यानी हेवन, लॉस्ट यानी कुछ घूम गया है। अब देखो जहां पे भी लॉस्ट की बात हुई है वही होगा आपका मीनिंग इस टाइटल का, राइट? सो दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट एज द पोएट स्पीक्स अबाउट हाउ मैन चोज नॉट टेक द पाथ। अब अगर आप इससे भी डायरेक्टली नहीं कर रहे हो तो भी देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नॉट टेक पाथ यानी कि रोड की बात हुई है, तो यहां पे देखो क्या है, द रोड नॉट टेकन, यानी रोड नॉट टेकन का क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। अब देख लो सेकंड का 1 जो है किसमें भी नहीं होगा वो ऑप्शन हटा दो, राइट? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका पैराडाइज लॉस्ट वाला, कि जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, कि जहां पे भी यहाँ पे लॉस्ट की बात हुई है वो हो जाएगा 1 का आंसर। This title is appropriate as this is a commentary on the importance of living life by remaining close to our innate nature and qualities. नहीं, यहाँ loss की बात नहीं की गई। This title is appropriate for the given extract as the poem laments the loss of a simpler and more harmonious life. तो loss की बात यहाँ हुई है, इसीलिए 1 का क्या होना चाहिए? 3। तो आप दोनों तरीके यूज कर सकते हो, या तो बोलो 2 का 1 होना चाहिए, या बोलो 1 का 3 होना चाहिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। तो 2 का 1 किस में है? सिर्फ और सिर्फ 2 का 1 है सिर्फ और सिर्फ सी में और डी में। चलो भाई इससे तो हमारा काम नहीं हुआ, यानी कि 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलो दूसरा देख लो, 1 का 3 किस में है? 1 का 3 है सिर्फ और सिर्फ सी में, मिल गया आपको आंसर। सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बाकी के बाकी क्या हो गए? खुद ब खुद एलिमिनेट। तो बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एलिमिनेट करो बस, क्लियर? तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 2। और अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भी बहुत ईजी है। पैराडाइज लॉस्ट हो गया, रोड नॉट टेकन हो गया, पाथ की बात। नेक्स्ट है द डेजर्टेड टेम्पल। इसका मीनिंग क्या है? दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट एंड दिस इज अ कमेंट्री ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग लाइफ बाय रिमेनिंग क्लोज टू आवर इनेट नेचर एंड क्वालिटीज। नेक्स्ट है दिस टाइटल इज अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन एक्सट्रैक्ट एज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ मैन हैज अबंडेंट इन सेक्रेड बॉन्ड ऑफ हार्मनी विद नेचर। तो यहां पर डेजर्टेड टेम्पल और नेचर देखो दोनों ही कंफ्यूजिंग है, राइट? क्योंकि दोनों में किसकी बात की गई है? नेचर की। बट जब आप सिर्फ नेचर की बात कर रहे हो ना तभी आपको समझ आ रहा है कि यस, जहां पे सिर्फ नेचर की बात की गई है वो सेकंड पॉइंट है, और जहां पर डेजर्टेड अबैंडन इन सब की बातें हो रही हैं दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो थर्ड का क्या हो जाना चाहिए? 4th, यानी डेजर्टेड टेम्पल। यहां पर हमने एक अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया है, और डेजर्टेड का मतलब एम्प्टी होता है, जहां कुछ नहीं है। दूसरी बात, टेम्पल है, क्या लिखा है? सेक्रेड, जो पूजा पाठ वाला होता है, प्योर होता है, क्लियर? तो इस तरीके से थर्ड का क्या हो जाना चाहिए? 4th, और 4th का क्या हो जाना चाहिए? नेचर वाला यानी सेकंड, क्लियर? तो सारे ऑप्शंस भी डन है, एलिमिनेशन मेथड भी समझ आ गया, और इससे आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा, क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज द वर्ड एवेंस मीन्स द सेम एज। एवेंस यानी शो करते हैं, तो जो भी मीनिंग होगा शो वाला वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्या दिया है? डीएक्टिवेट, डिवास्टेट, डिटोरिएट, डेमोन्स्ट्रेट। तो हम क्या करते हैं एग्जीबिशन में? डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, राइट? किसी भी चीज को डेमो देना, डेमोन्स्ट्रेशन, उसी को क्या कहते हैं? शो करना। तो यहाँ एवेंस का मतलब क्या हो जाएगा? डी, डेमोन्स्ट्रेट। बाकी क्या है? डीएक्टिवेट, किसी चीज को बंद करना, एक्टिवेटेड था उसको बंद कर देना, डीएक्टिवेट। डिवास्टेट, किसी चीज में डिवास्टेशन, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन कॉज करना। डिटोरिएट यानी धीरे धीरे कम होना, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एवेंस। Next is not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। तो यहाँ पे पोइट बोलते हैं कोई भी एनिमल, नॉट वन यानी एक भी एनिमल, इज डिससैटिस्फाइड। सारे के सारे एनिमल्स जो है वो कंटेंटेड हैं, सेटिस्फाइड हैं। सारे के सारे एनिमल्स जो हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पागल हो रहा हो चीजों को पजेस करने के लिए। मेनिया यानी एक पागलपन, तो हर एक चीज ओन करने का पागलपन जो है वो एनिमल्स में नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड, और ना ही कोई ऐसा है कि जो ऐसा करता हो कि जो रिस्पेक्टफुल है, ज्यादा बड़ा है या फिर पैसे वाला है उसके आगे झुकते हो या उसको रिस्पेक्ट देते हो। सब सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा हो कि सिर्फ इसको रिस्पेक्ट मिलेगी, सब इक्वल है। ना ही कोई ऐसा है जो अनहैप्पी है, सैड है, सबके सब हैप्पी हैं, क्लियर? ऑल राइट। So the first one is the repetition of not one in the given extract signifies the poets। तो poet क्या सोच के बार बार not one यूज कर रहे हैं? Effort to create a sense of continuity, attempt at musicality and rhythm, sense of disappointment and frustration, feelings of anger and vengeance यानी revenge। तो obviously revenge वाली फीलिंग नहीं है, कोई भी continuity, कोई भी म्यूजिक की बात नहीं की गई है। यहाँ पे वो अपना disappointment और frustration बता रहे हैं कि क्यों एनिमल्स ऐसे नहीं है। तो not one बोल बोल के वो हमको समझा रहे हैं देखो एनिमल्स में एक भी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि एक होगा कोई, क्लियर? तो इस तरीके से वो अपना फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट दिखाने के लिए नॉट वन को बार बार यूज कर रहे हैं, क्लियर? ऑल राइट।
Next is which of the following set of qualities does the poet attribute to animals in the given extract? तो कौन कौन सी animals इस extract में बात की गई है? तो satisfied हैं, then equal हैं, सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, happy हैं, ये सारी बात की गई है. So discontented यानी कि satisfied नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाता है. नेक्स्ट fearless, materialistic, materialistic यानी चीजों को जो पजेस करना चाहते हैं, जिनको ये सब चीजें अच्छी लगती है, पैसा, कार, बंगला, ये सब, तो सेकंड भी गलत है. कंटेंटेड, यस, सैटिस्फाइड. इक्वल, डेफिनेटली सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं. नॉन एक्सक्विजिटिव, एक्सक्विजिटिव का मतलब क्या होता है? नॉट डिजायरस ऑफ एक्वायरिंग एंड पजेसिंग. ठीक है, तो जिसको कोई भी चीजें का डिजायर नहीं होता है उसे कहते हैं नॉन एक्विजिटिव. हैप्पी, सेल्फ सर्विंग, इंटेलिजेंट, तो थर्ड ऑप्शन में सारे ही सही थे. हैप्पी, सेल्फ सर्विंग, इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंस की बात नहीं की गई है यहाँ पर, इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर. Done? All right. Next is pick the option that completes the following. यहां पे बोला है डिमेंशिया का डिमेंटेड, मेनिया का क्या होगा? तो डिमेंशिया क्या है? नाउन है, एक नाम है जिसमें इंसान की जो सोचने की शक्ति वो कम हो जाती है, तो वो नाम है ऑफ द डिसीज. तो डिमेंशिया इज अ नाउन. देन डिमेंटेड, कोई डिमेंटेड हो गया है तो वो क्वालिटी है, क्या हो गया? एडजेक्टिव. तो हमें मेनिया क्या है? नाम है, इसका कोई होगा, कोई मेनिया हो जाता तो हम बोलते हैं दैट पर्सन इज मेनियाकल. ठीक है, तो मेनियाक नाउन होता है, ये ध्यान में रखना. मेनियाकली एडवर्ब होता है. मेनिकल कुछ नहीं होता, ये स्पेलिंग गलत है और सही स्पेलिंग होती है मेनियाकल, ए आ जाता है, तो इसीलिए सिर्फ डी है जो कि एक एडजेक्टिव है. दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? ऑल राइट. Next is choose the option that contains a statement which cannot be conclusively inferred from the extract. यानी इस extract में से कौन सा statement है जो हम नहीं बोल सकते? Man is miserable, definitely. Man मिस्री से घुरा हुआ है, sad है, क्योंकि animals unhappy नहीं है. Then man is materialistic, animals जो है उनमें possession की कोई भावना नहीं होती, but इसीलिए पता चल रहा है man है. मैन इज पावर हंग्री, यस, वो लोग ऐसे नहीं होते कि किसी के आगे झुक जाते हैं, नील करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, बट मैन में होता है, तो पावर हंग्री है. मैन इज क्यूरियस, कहीं क्यूरियोसिटी की बात नहीं की गई है कि इच्छा होती है जानने की, तो इसीलिए डी जो है वो हम इस वाले एक्सट्रैक्ट से नहीं बोल सकते हैं. डन? ऑल राइट. Next is which of the following characterizes the poet's attitude towards the animals in the given extract. तो यहाँ poet animals की तरफ देख के क्या सोच रहे हैं? Admiration यानी उनको admire कर रहे हैं, वाव, तो बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट आंसर है कि वो admire ही कर रहे हैं animals को. Nostalgia, क्या वो पुरानी बातों को सोच रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है. Jealousy, why would he be jealous from animals? And enthusiasm, is he excited? No. So इसीलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है कि वो admire कर रहे हैं, jealous नहीं है animals से, बल्कि खुश है कि वाह animals में तो ये क्वालिटीज है बट हम में क्यों नहीं है. क्लियर? ऑल राइट. So with this we finally come to an end of all these MCQs. तो यहाँ तक हम जो है यानी कि पोएम एनिमल्स तक सारे MCQs डिस्कस कर चुके हैं. Now in the next video जो है हम बाकी के चैप्टर्स जो कि आगे के चैप्टर्स हैं उनके MCQs डिस्कस करेंगे. So